ओके, चलिए शुरू करते हैं गाइस। लेट्स गो। होल्ड कीजिएगा 2 मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। ओके, सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और आज हम हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर आज जो हम कंडक्ट करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लॉ के ही और बेसिक्स देखने वाले हैं। नियरली हम लॉ के बेसिक्स बहुत सारे देख चुके हैं, और अभी तक के क्या क्या हमने देखा है उसके साथ में और नए बेसिक्स में डे बाय डे ऐड करते जा रहा हूँ, फॉर द पर्पज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से लॉ बनता है या किस तरीके से लॉ को समझना चाहिए। ठीक है, सो शुरू करेंगे। पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे कि कल परसों हमने क्या देखा एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो। सो आर यू रेडी एवरीबॉडी, आर यू रेडी? कई सारे लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, सबको मेरे तरफ से सुप्रभात। आज तुम्हारा सैटरडे है, कल तुम्हारा संडे है। आज सैटरडे ही है ना, कि मैं किसी और दुनिया में जी रहा हूं? नहीं, आज सैटरडे ही है, कल तुम्हारा संडे है। तो सबको मेरे तरफ से सुप्रभात। स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना, तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज तमद में आना मुश्किल है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। लेट्स गो। होल्ड एक सेकंड, यूट्यूब वीडियो मेरा शुरू क्यों नहीं हो रहा है? Sure. Okay, now I can see the comments. चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेडी? लेट्स गो। सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस दर्शन का रिपोर्टिंग फ्रॉम wowclass.com। और आज हम हैं लॉ के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। मैं पहले ही बोल दूं, जिन लोगों ने अभी तक एडमिशंस नहीं किए हैं, रजिस्ट्रेशंस नहीं किए, कृपया कर लीजिए, पूरा कॉम्बो ले लीजिए। अभी इसके प्राइसेस 12,000 रुपीज है, आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर देखा था लॉ मतलब क्या होता है, तो सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। दूसरे लेक्चर के दूसरा कंसेप्ट हमने देखा था कि लॉ कितना कौन कौन सी हिस्ट्री वगैरह होती है, तो हमने देखा था इजिप्ट संस्कृति के अंदर सबसे पहले लॉ बनाया गया था, और फिर धीरे धीरे दुनिया में लॉ बनाया गया। दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर 444 आर्टिकल्स है। फिर तीसरा कंसेप्ट हमने देखा था कि लॉ बनाने के लिए कितने फैक्टर्स मायने रखते हैं, तो हमने देखा था 4 फैक्टर्स लॉ बनाने के लिए मायने रखते हैं। पहला सेफ्टी, दूसरा बेनिफिट, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और चौथा होता है इथिक्स। ये 4 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं और 2 फैक्टर अज्यूम्ड होते हैं। 2 फैक्टर जो लिखने पड़ते हैं वो है सेफ्टी और बेनिफिट, और 2 फैक्टर जो अज्यूम्ड है वो है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड एथिक्स। ये होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम गए थे। हमने कल स्टार्ट किया था लॉ पास करने का प्रोसेस क्या है, पर लॉ पास करने के प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि कैटेगरीज ऑफ लॉ कितने हैं। कैटेगरीज ऑफ लॉ समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि लॉ कौन पास कर सकता है, और लॉ कौन पास कर सकता है यह समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि आप लॉ कैटेगरीज की लिस्ट कहां से निकाल सकते हो। इसके अंदर हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल नंबर 245 के अंदर राइट दिया है। किसको राइट दिया है? पार्लियामेंट को, टू प्रिपेयर द लॉ। ठीक है, और उसके बाद में आर्टिकल नंबर 246 में कॉन्स्टिट्यूशन ने लिस्ट देके रखी है कि पार्लियामेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में लॉ बना सकता है। कल हमने इसका एक अच्छा खासा चार्ट ड्रॉ करके रखा था बच्चों, अगर आपको याद होगा तो।
जिसके अंदर मैंने आपको मेंशन किया था देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लॉ। पहला यूनियन लॉ, दूसरा सेंट्रल लॉ, तीसरा पहला यूनियन लॉ, दूसरा कॉन्करेंट लॉ, तीसरा स्टेट लॉ। इसके अंदर मैंने आपको मेंशन किया था कि यूनियन लॉ मतलब इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, फेमा, सरफेसिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये एग्जांपल देखे थे। कॉन्करेंट लॉ में गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 ये हमने देखा था। और स्टेट लॉ के अंदर जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुजरात में लिकर बैन है, ऐसे लॉस। यूनियन लॉ ये सेंट्रल प्रोसेस से पास होता है, कॉन्करेंट लॉ सेंट्रल और स्टेट प्रोसेस से पास होता है, और स्टेट लॉ ये सिर्फ स्टेट प्रोसेस से ही पास होता है। फिर ये प्रोसेस के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूवल लेने पड़ते हैं। लोकसभा इज अ हाउस ऑफ पीपल जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, राज्यसभा इज अ हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है। और स्टेट लॉ में विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये होता है, विधान परिषद। ठीक है, ये चीज को याद रखना। यूनियन लॉ के नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? 97 सब्जेक्ट्स। स्टेट लॉ के 66 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लॉ के 47 सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर लॉ बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद में हमने लॉ पास करने का प्रोसेस देखा था। ड्राफ्टिंग है, रीडिंग है, ड्राफ्टिंग है, इंट्रोडक्शन है, रीडिंग है, कमेंट है, पासिंग है। पहले लॉ का बिल बनेगा, ड्राफ्ट बनेगा, वो कोई भी बना सकता है। हमने कल आरटीआई का एग्जांपल देखा था, अरविंद केजरीवाल जी ने लॉ बनाया है। इंट्रोडक्शन पार्लियामेंट में करना है, स्टेट लेजिस्लेचर में करना है। रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग दोनों जगह पे जरूरी है। कमेंट, यहां पे कमेंट किए जाएंगे लॉ के ऊपर अलग अलग लोगों की तरफ से, स्टेट या सेंटर के और पार्लियामेंट के लोगों की तरफ से। और कमेंट के बाद में है पासिंग। पासिंग के लिए वापस से हमें पार्लियामेंट में रोक रखना पड़ेगा। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक सेकंड सिर्फ होल्ड करना, एक ही सेकंड। ओ माय गॉड्स, टेक्निकल डिफिकल्टी। एक ही सेकंड देना हाँ बच्चों, मुझे जस्ट वेट। ओके सॉरी। सो फिर हमने इसके अंदर देखा था कि बेसिकली पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा। कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है हाउस ऑफ पीपल में कितने लोग होते हैं? एनीवन? हाउस ऑफ पीपल में कितने लोग होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, और हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में कितने लोग होते हैं, और कितने लोगों का इसमें अप्रूवल लगता है? जरा कमेंट करके मुझे बताइए। कल हमने ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था। यस, वेरी गुड। 5 मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ पीपल में। क्लियर है सबको? हाँ है ना? और हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में कितने लोग होते हैं? कैन यू टेल मी? 245। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सो 545 मेंबर्स एंड 245 मेंबर्स, जिसमें से हमको 273 का अप्रूवल लगता है हाउस ऑफ पीपल में, एंड नियरली 123 लोगों का अप्रूवल लगता है हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में। जबरदस्त बेटा, एकदम सही जवाब दे रहे, जिंदगी के अंदर बहुत सही जा रहे हो तुम। ठीक है, बहुत ही खतरनाक। ये चीज को तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका पार्लियामेंट। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट लॉ अप्रूव करता है। प्रेसिडेंट जी है रामनाथ कोविंद जी। और स्टेट लॉ ये कौन अप्रूव करता है? तो भैया हमारे गवर्नर, जैसे महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह घोषाली जी। फिर उसके बाद में ये ऑफिशियल गैजेट में जाता है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल मैगजीन है, उसमें डेट, एरिया और सेक्शन लिखे जाते हैं, कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। ये चीज हमने लॉ के अंदर इसके पहले देखी थी। आज हम बढ़ने वाले हैं आगे। कुछ चीजें मैं आपको मेंशन कर दूं आज, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कल बच्चों ने मेरे को सवाल पूछा था कि सर, मैं बोला था क्या हो गया सर? एक चंपत है हमारा ना, एक स्टूडेंट है, मतलब वो सभी क्लासेस में कभी कभी आ जाता है। वो स्टूडेंट का नाम है चंपत। ठीक है, एकदम ऐसे चप्पू बाल है, बड़ा चश्मा है, ऐसे ऐसे जबान बाहर निकाल निकाल के बात करता है, ऐसे दांत दिखा के बात करता है। तो चंपत अपना एक स्टूडेंट है, बहुत खूंखार स्टूडेंट है, कुछ भी सवाल पूछते रहता है। ठीक है, तो मेरे पास एक दिन चंपत आया। चंपत बोले सर, मैं बोला चंपत
क्या हो गया, ऐसे क्यों सुर में एकदम मेरे को चिल्ला आवाज दे रहे हो? चंपत बोलता है सर मुझे एक बात बताओ सर। बोलो चंपत क्या प्रॉब्लम है? सर ये प्रेसिडेंट जब लॉ अप्रूव करता है तो सर क्या प्रेसिडेंट लॉ को रिजेक्ट भी कर सकता है? चंपत यार ये सवाल लाते कहां से हो? नहीं सर तुम बताओ पहले, प्रेसिडेंट लॉ को अगर अप्रूव कर सकता है तो प्रेसिडेंट लॉ को रिजेक्ट भी कर सकता है, और सर प्रेसिडेंट ही क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मेरे को भी लॉ अप्रूव करने के लिए दो सर। मैं बोला चंपत तुम्हें लॉ अप्रूव करने के लिए क्यों देंगे सबसे पहले? नहीं सर फिर प्रेसिडेंट को दे सकते तो मेरे को भी तो देना चाहिए ना सर। अब चंपत की क्वेरी तो भैया बहुत ज्यादा जायज है। चंपत बोल रहा है कि प्रेसिडेंट अगर लॉ अप्रूव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट भी भारत का नागरिक है, मैं भी भारत का नागरिक है, तो मेरे को भी लॉ अप्रूव करने के लिए चाहिए। चंपत सही जा रहा है, चंपत एकदम सही बोल। सर प्रेसिडेंट अगर कर सकता है तो सर प्रेसिडेंट भी नागरिक है, मैं भी नागरिक है, प्रेसिडेंट भी सिंगल है, मैं भी सिंगल है, पर प्रेसिडेंट ने मेरी जिंदगी समझा, प्रेसिडेंट की जिंदगी काफी अच्छी है, पर मेरे को तो लॉ अप्रूव करना है क्योंकि इंप्लीमेंट तो मेरे ऊपर हो रहा है सर लॉ। मैं बोला बढ़िया है भैया चंपत, क्या मतलब क्या बोलूं मैं चंपत को? तो आपके पास जवाब है कि भैया प्रेसिडेंट ही क्यों, आप क्यों नहीं, प्रेसिडेंट के पास की क्यों लॉ जाता है? हमने तो नागरिक शास्त्र में पढ़ा है बचपन में, सिविक्स में हिस्ट्री के साथ एक छोटी सी पतली सी बुक आती थी सिविक्स की, जिसको तुम ऐसे फोटो देख देख के फेंक देते थे कि ये कोई बुक होती है, और ऐसे फेंक देते थे सिविक्स की। उसके अंदर बहुत सारा लिखा था, जिसके अंदर लिखा था प्रेसिडेंट भी भारत का नागरिक होता है, तुम भी भारत के नागरिक होते हो। सिविक्स, सिविलियंस का लॉ, सिविक्स। समझो तो प्रेसिडेंट ही क्यों? ओके प्रेसिडेंट, बहुत सही बोल रहे हो, जिंदगी में बहुत सही जा रहे हो बेटा। वेदांश ने बोला है, मोहम्मद ने बोला है, सुमंत ने बोला है, स्पेशल अथॉरिटी नहीं, प्रेसिडेंट इज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया मतलब भारत का पहला नागरिक है, और वो भारत का पहला नागरिक है इसलिए लॉ पढ़ने का पहला हक उसका है। अगर उसने अलाउ कर दिया तो नागरिकों ने अलाउ कर दिया, ऐसा माना जाता है। और प्रेसिडेंट का ये जो पावर है ना, ये इतना भी कुछ तो भी बहुत भयंकर पावर है ऐसा नहीं है बच्चों, इसको थोड़ा शांति से समझना। प्रेसिडेंट के इस पावर को प्यार से बोला जाता है बच्चों वेटो पावर। प्यार से, बड़े प्यार से इस पावर को बोला जाता है वेटो पावर। स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तुमको मालूम है, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, डीके इंग्लिश, ठीक है। सो इसको वेटो पावर बोला जाता है। व्हाट इज वेटो पावर? एकदम सही बच्चे बोल रहे हैं कि इज अ फर्स्ट पर्सन, तो ऑब्वियसली उसको राइट मिलना चाहिए। चंपत थोड़ी फर्स्ट पर्सन है, ये तो लास्ट पर्सन भी नहीं होगा जिंदगी के अंदर, तो चंपत तुमको नहीं मिले, नहीं नालायक चुप, तुमको नहीं मिलेगा, तुम जिंदगी के अंदर लास्ट पर्सन भी नहीं गिने जाओगे। सो प्रेसिडेंट के पास होता है वेटो पावर। वेटो पावर मतलब क्या? वेटो पावर कुछ इस तरीके से, वेटो पावर का सिंपल मीनिंग होता है सम काइंड ऑफ वेरी स्पेशल पावर, यू कैन से। प्रेसिडेंट लॉ को एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रेसिडेंट लॉ को एक्सेप्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट कर लिया तो वो लॉ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लॉ को रिजेक्ट भी कर सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो लॉ को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। पहला लॉ को एक्सेप्ट करना, ये फर्स्ट पावर है। लॉ को रिजेक्ट भी कर सकता है, पर एक बात याद रखना, प्रेसिडेंट अगर लॉ को रिजेक्ट करता है तो प्रेसिडेंट लॉ को रिजेक्ट सिर्फ एक बार कर सकता है, दैट टू उसको रिजेक्शन के साथ रीजंस देने पड़ेंगे। व्हाई रीजंस देने पड़ेंगे फॉर रिजेक्शन, और फिर ये लॉ वापस से पार्लियामेंट में जाएगा। गोज बैक टू पार्लियामेंट, ये लॉ वापस से पार्लियामेंट में वापस जाएगा। मतलब प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को सिर्फ एक बार रिजेक्ट कर सकता है, वो भी विथ रीजन। ऐसे नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट ने ऐसे पकड़ा, ये लॉ का ड्राफ्ट आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने लॉ के ड्राफ्ट को देखा, बोले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया अथू, और मेरे को ये लॉ बिल्कुल, मेरे को इसकी बिल्कुल शकल ही पसंद नहीं आई, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, अबे साले, ये ऐसे देख के प्रेसिडेंट बोल के निकल नहीं सकता। प्रेसिडेंट ने देखा लॉ, पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसको जो रीजंस लग रहे हैं कि भैया इन रीजन की वजह से ये लॉ पास नहीं होना चाहिए, बिकॉज
बिकॉज प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ मैन ऑफ एक्सपर्टीज। तो जो रीजंस लग रहे हैं उसने उन रीजंस को नोट डाउन करना चाहिए, फिर लॉ वापस पार्लियामेंट में जाएगा। क्योंकि बात देखो बड़ी सिंपल है, जब पूरे देश के 545 रिप्रेजेंटेटिव्स ने लॉ बोल दिया, पूरे देश के 245 रिप्रेजेंटेटिव्स ने लॉ बोल दिया, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट एक पर्सन उसको रिजेक्ट कैसे कर सकता है? तो रीजन दो भैया। और प्रेसिडेंट ने रीजन देने के बाद ये लॉ वापस पार्लियामेंट में जाएगा। अगर ये लॉ पार्लियामेंट में गया तो वापस पार्लियामेंट में पासिंग का प्रोसेस किया जाएगा। वापस पार्लियामेंट में रीडिंग वगैरह का नहीं, पासिंग का प्रोसेस किया जाएगा। और पासिंग का प्रोसेस होने के बाद में वापस जब लॉ आता है अमेंड होके, अमेंडेड लॉ, वापस जब लॉ आता है अमेंड होके, अमेंडेड लॉ आता है, तो प्रेसिडेंट इस लॉ को एक्सेप्ट ही करेगा कंपल्सरीली। कंपल्सरीली एक्सेप्ट करेगा। दिस इज कंपल्सरी। एक ही बार रिजेक्ट करेगा, पार्लियामेंट ने उसको अमेंड करके वापस से लाया, प्रेसिडेंट उसको कंपल्सरीली एक्सेप्ट करेगा। प्रेसिडेंट का ऑप्शन नहीं है, लॉ एक्सेप्टेंस उसको देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब पूरे पब्लिक ने, पूरे देश के 135 करोड़ की जनता ने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, वो रिप्रेजेंटेटिव अगर लॉ बोल रहे हैं बनना चाहिए, तो प्रेसिडेंट अकेला क्यों सुने हम प्रेसिडेंट अकेले की? तो हम प्रेसिडेंट अकेले की नहीं सुनेंगे। एक बार सुन लिया भाई, बहुत है, तुमने रीजन दे दिया, हमने मान लिया, हमने अमेंड कर दिया, अब कंपल्सरीली एक्सेप्ट करो। ये होता है वेटो पावर। तो प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को सिर्फ एक बार रिजेक्ट करेगा, रीजन के साथ रिजेक्ट करेगा, चेंजेस करेंगे, अमेंड करेंगे, कंपल्सरीली एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। दिस इज हाउ द प्रेसिडेंट वर्क। आइडिया क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज वेटो पावर। समझ में आया क्या बच्चों? मुझे कमेंट के अंदर बोलना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा साथ साथ में ये वेटो पावर का डायग्राम भी आप ड्रॉ करके रखिए, बड़ा काम का डायग्राम है ये। इतना बड़ा वेटो पावर मत लिखना, छोटा हेडिंग डालो तो भी चल जाएगा। मैंने बड़ा हेडिंग डाला है, आप इसको लिख लेना, ठीक है? गो फॉर इट फास्ट।
चलो हो गया सबका, हो गया तो डीन डूना डीन 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 डून डान कर देना। डीन डूना डीन 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 डून डान कर देना। सो यहां पे मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन और देना चाहूंगा। चंपत मेरे को पूछता है, चंपत वापस आ गया, चंपत मेरे को पूछता है सर, मतलब चंपत आज तुम बहुत जोश में हो, जोश थोड़ा कंट्रोल करो जिंदगी के अंदर, कितने क्वेरी आएंगे। चंपत सर तुम्हारा काम है क्वेरी सॉल्व कर रहा है, ठीक है बेटा चंपत क्या क्वेरी है बताओ। चंपत बोल रहा है सर इधर प्रेसिडेंट ने रीजन के साथ रिजेक्शन कर दिया, आपने बोला सर इधर इधर लॉ अमेंड होके आया, सर अमेंड होके आया। मैं बोला हाँ चंपत अमेंड होके आया, क्या इशू है फिर इसमें। सर व्हाट इफ लॉ अमेंड करके आया ही नहीं, लॉ सेम टू सेम ही पास किया वापस पार्लियामेंट ने, वो पहले था वैसा का वैसा सेम टू सेम लॉ पास किया पार्लियामेंट ने। मतलब प्रेसिडेंट ने जो सजेशन दिए थे ना सर, प्रेसिडेंट के सजेशन, वो सजेशन माने ही नहीं सर, सेम टू सेम लॉ वापस पार्लियामेंट ने पास कर लिया सर, फिर क्या करेंगे सर। बोला चंपत लाते कहां से हो ये क्वेरी, इसके लिए कोई स्पेशल क्लास ज्वाइन किया क्या है। चलो कोई बात नहीं, तुमने सवाल पूछा है तो बोल दूं। एक बात याद रखना बच्चों, अब चंपत के थ्रू तुमको भी समझा दूं, अगर प्रेसिडेंट ने दिए हुए सजेशन नहीं माने गए और सेम टू सेम लॉ वापस से पार्लियामेंट ने पास कर दिया, बोले प्रेसिडेंट के जितने सजेशन है हट थू, हमको बिल्कुल बंद नहीं आया आज थू प्रेसिडेंट, तो ऐसे सिचुएशन में सेम टू सेम लॉ वापस आ गया, जो प्रेसिडेंट ने पहली बार रिजेक्ट किया था वैसा ही वापस आ गया, तो क्या ये लॉ प्रेसिडेंट को कंपलसरीली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस बेटा, ये लॉ भी प्रेसिडेंट को कंपलसरीली ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। मतलब आप प्रेसिडेंट के सजेशन मानो, आप प्रेसिडेंट के सजेशन ना मानो, पर सेकंड टाइम जो लॉ आएगा वो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है कंसेप्ट। और भी कोई क्वेरी है तो मैं यहां पे पढ़ लूं। कोई भी प्रॉब्लम लगा सेकंड टाइम तो प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बेटा, एक ही टाइम रिजेक्शन का पावर है। जो भी प्रॉब्लम है पहली बार में बोल दे, नहीं तो ये क्या राउंड एंड मेरी गो राउंड ही खेलते रहेंगे, फिर लॉ बनाएंगे कब, पास कब करेंगे, जिंदगी में हम इंप्लीमेंट कब करेंगे, तो वापस से रिजेक्शन नहीं होगा। कितने भी ड्रॉबैक हो लॉ के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। और बाद में अगर ड्रॉबैक नजर आए तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाती है ना, फिर अमेंडमेंट कैसे क्या आती है, अमेंडमेंट का मतलब ही होता है अभी तुम फाउंडेशन में हो, फाउंडेशन में इतने अमेंडमेंट नहीं है, तुम आओ इंटर और फाइनल पे, नई जिंदगी तुम्हारी झंड हो गई अमेंडमेंट ला ला के तो शर्त लगा लेना मेरे से, ठीक है। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है, ये चीज को भूलना मत। समझो प्रेसिडेंट ने, समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रेसिडेंट ने कंपनीज एक्ट को रिजेक्ट कर दिया, कंपनीज एक्ट को प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया 2013 को, ठीक है। और प्रेसिडेंट ने रीजन बताया रिजेक्शन का कि भाई पेनल्टी है ना वो बहुत कम है, पेनल्टी जो है ना वो बहुत कम है, प्रेसिडेंट ने रीजन बताया। अब लॉ अमेंड हुआ, समझो पेनल्टी इंक्रीज हुई, तो भी प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर पेनल्टी इंक्रीज ही नहीं हुई, जैसी की वैसी रखी गई, कोई चेंज नहीं किया गया पेनल्टी में, तो भी प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। चलो ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। इंटर वाले बच्चे कृपया ये लेक्चर के ऊपर कमेंट ना करें, यहां पे आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। मैंने क्लास के अंदर ऑलरेडी डायरेक्शंस दिए हैं कि हमारे अकाउंट्स के लेक्चर और प्रोस्पेक्टस के लेक्चर कब होने वाले, आफ्टर आरटीपी जब रिलीज होगी तब होगा। तो इंटर वाले बच्चे कृपया यहां पे डिस्टर्बेंस ना करें, मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। चलो ये होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर आज हम जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सिचुएशन, नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं। और आज जो मैं आपको चीज पढ़ाने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। मुंडे मुंडे झटको स्ट्राइट बैठो, कमेंट करना बंद कीजिए, टोटली कंसंट्रेट कीजिए। अभी मैं कमेंट एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहां पे प्रेसिडेंट के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, सर प्रेसिडेंट को पूरे पावर होते हैं, प्रेसिडेंट पास क्यों करवाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपको एक बात बोलूं, जो प्रोसेस है वो यही है, ठीक है। तुम्हारे लॉजिक्स के हिसाब से देश नहीं चलता।
लॉजिक के हिसाब, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक के हिसाब से देश चलता है, और प्रेसिडेंट को पूरे पावर रहे ना रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है ये ऐसा ही होगा तो ये ऐसा ही होगा। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। इसमें तुम्हारे लॉजिक किधर भी भटके, तुमको लगे ये लॉजिकल बिल्कुल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसी देश में रहना है और इसी चीज को मानना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो उस लेवल तक के जाओ कि आप इसको अमेंड करो और फिर जो तुमको चीज करवानी है वो करवा देना, ठीक है। फिर मैं वो पढ़ाना शुरू करवा दूंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। चलो, सो मैंने इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया है। अमेंडमेंट का सिंपल मीनिंग होता है बच्चों कि लॉ के अंदर चेंजेस करना। अमेंडमेंट का सिंपल मीनिंग होता है लॉ में चेंजेस करना। कुछ कमेंट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, उनको मैं पहले थोड़ा सा क्वेरी के फॉर्म में एंटरटेन कर दूं। अमेंडमेंट का मतलब होता है लॉ में चेंजेस करना। जैसे यहां पे पेनल्टी कम थी, हमने अमेंड करके पेनल्टी बढ़ा दी, दैट इज अमेंडमेंट। लॉ में छोटा मोटा कोई भी चेंज आप करते हो उसे अमेंडमेंट कहा जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? फिर उसके बाद में श्याम गोयल बेटा, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आया ना तो मैंने अभी एग्जाम्पल के साथ भी ये चीज को समझाया है, तो आप इस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करके देखिए, क्योंकि अगर सिर्फ एक आधे ही स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो माइट भी आपके फोकस का इशू हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वापस से मैंने काफी अच्छे से समझाया, फिर भी एक बार मैं वापस से बताऊं, बड़े अच्छे से समझना, सब जन शांति रख के समझना। आपका फोकस अटेंशन स्पैन अगर डिस्टर्ब होगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मुंडी वुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, ठीक है। साहिल बेटा, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी अगर आपने वापस से स्पैम किया, हर एक क्वेरी सॉल्व हो रही है, स्पैम किया तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे कोई भी कमेंट सेक्शन में स्पैम नहीं करेगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में स्पैम करते हो तो आप इमीडिएटली ब्लॉक कर दिए जाओगे। मेरे को फिर लोगों की क्वेरी एंटरटेन करना ही नहीं समझ में आएगा कैसे करना है करके, ठीक है। ये चीज को याद रखना। वापस से बोलता हूं, बाकी कोई भी कमेंट ना करना, जो कंटेंट है सिर्फ उसके लिए कमेंट करना है, बाकी कोई भी कमेंट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वापस बोलता हूं, समझना, जो लॉ पास होके आया, प्रेसिडेंट सिर्फ उसको एक टाइम रिजेक्ट कर सकता है, सिर्फ वन टाइम। अब बच्चे सवाल पूछते हैं सिर्फ वन टाइम क्यों, प्रेसिडेंट चाहे जितने बार रिजेक्ट करना चाहिए। एक सिंपल सवाल मैं पूछता हूं, जब 135 करोड़ की जनता के 545 रिप्रेजेंटेटिव्स ने और राज्यसभा के 245 रिप्रेजेंटेटिव्स ने, 245 और 545 मेंबर जो पब्लिक ने इलेक्ट किए हैं, उन्होंने लॉ अगर पास कर दिया तो आप प्रेसिडेंट को मेनी टाइम रिजेक्शन का पावर कैसे दे सकते हो? और मेनी टाइम रिजेक्शन के पावर के चक्कर में तो प्रेसिडेंट पर्सनल एजेंडा में लॉ कितने भी बार रिजेक्ट करते जाएगा। तो क्या इस देश में लॉ हमेशा लेट ही बनता रहेगा? नहीं। इसलिए सिर्फ वन टाइम रिजेक्शन का पावर इनफ है, इनफ है। मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि 135 करोड़ की जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जब हाँ बोल दिया तो एक सिंगल पर्सन के हिसाब से हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या वो एक सिंगल पर्सन की पावर इतनी है कि 135 करोड़ की जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स को झुठलाए? नहीं, ये गलत है। ये सिंगल टाइम वेटो पावर दिया है, यही बहुत है ऐसा मेरे को लगता है, ये भी नहीं देना चाहिए। और आपको मैं फ्रैंकली बोलता हूं, प्रैक्टिकल लेवल 99.99% में प्रेसिडेंट लॉ एक्सेप्ट कर ही लेता है। प्रेसिडेंट इसके अंदर नुक्स नहीं निकालता है, बिकॉज आप देखो वो लॉ पार्लियामेंट के मेंबर ने पास किया है, ऊपर से स्टैंडिंग कमिटी ने पास किया है, कुमार मंगलम बिरला, नारायण मूर्ति कमिटी जैसे तगड़े लोगों ने पास किया है, जिनको इंडस्ट्री का एक्सपर्टीज है वो लोगों ने पास किया है। तो इतने सारे लोगों ने जब लॉ पास कर दिया होता है तो प्रेसिडेंट ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। आप जो क्वेरीज पूछ रहे हो, जो डिस्कशन कर रहे हो, वो आप 0.01% जो इंप्रैक्टिकल सिचुएशन है उसके ऊपर कर रहे हो। ये तो मैं प्रोविजन इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। तो उसको जरा इस एंगल से देखो कि भैया स्टैंडिंग कमेटी के एक्सपर्ट लोगों ने अलाउ किया, तो 135 करोड़ की जनता ने अलाउ किया, फिर प्रेसिडेंट एक सिंगल पर्सन का एजेंडा हम क्यों मानेंगे? फिर भी उसको पावर देके रखा है वन टाइम रिजेक्शन का, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। क्लियर है? वन टाइम बहुत हो गया। अब समझो प्रेसिडेंट ने फॉर एग्जांपल लॉ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि कंपनीज एक्ट में जो पेनल्टी लगनी चाहिए थी ना, वो बहुत कम लग रही है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट बोल रहा है टुच्ची सी पेनल्टी है, कोई भी ऑफेंस करके, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करके पेनल्टी पे करके छूट जाएगा।
प्रेसिडेंट बोल रहा है पेनल्टी बढ़ाओ, अब वो लॉ पार्लियामेंट में वापस आया क्योंकि प्रेसिडेंट ने रीजन दिया पेनल्टी कम है, लॉ पार्लियामेंट में वापस आया, पर पार्लियामेंट के लोगों को लग रहा है यार पेनल्टी हमने ज्यादा नहीं लगानी चाहिए, और पार्लियामेंट के लोगों ने कोई पेनल्टी नहीं बढ़ाई, कोई पेनल्टी नहीं बढ़ाई, जैसी की वैसी रखी पेनल्टी। प्रेसिडेंट को बोल दिया हम सर पेनल्टी नहीं बढ़ाने वाले, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर इन्होंने जैसा का वैसा सेम लॉ रखा बिना पेनल्टी बढ़ाए, तो फिर भी प्रेसिडेंट को कंपल्सरीली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव किया, 135 करोड़ की जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अप्रूव किया है, तो एक सिंगल पर्सन का एजेंडा नहीं चलेगा। यह तो ऐसी बात होगी कि 135 करोड़ लोग हां बोल रहे हैं और आप में से एक बच्चा सिर्फ चिल्ला रहा ही नहीं मेरे को पसंद नहीं आया, यह बात थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी होता है, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती। यहां वन टाइम रिजेक्शन का पावर है, वही बहुत है, वो सिर्फ रीजन के साथ में है, और अगर वो नहीं मानना है रिप्रेजेंटेटिव उसको तो नहीं मानेंगे, सीधी बात है। उनको जो सही लॉ लगता है पार्लियामेंट में वो पास करेंगे, तो उन्होंने पास कर दिया, उनको लगा पेनल्टी नहीं बढ़नी चाहिए तो उन्होंने सेम रखी, कंपल्सरीली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। अगर उन्होंने पेनल्टी बढ़ाई प्रेसिडेंट का रिजल्ट मान के, प्रेसिडेंट ने बोला कि पेनल्टी बढ़नी चाहिए, उन्होंने अमेंड किया, चलो भैया प्रेसिडेंट सही बोल रहे हैं, अमेंड किया लॉ को और पेनल्टी बढ़ाई, कंपल्सरीली फिर भी प्रेसिडेंट को लॉ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये चीज को याद रखना। पर ये हम कौन से पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, हम 0.01% के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आज तक के प्रेसिडेंट ने हिस्ट्री में एक या दो ही लॉ रिजेक्ट किए हैं 300-400 लॉज में से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है? अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आया उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, रिवाइंड करके वापस देखे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने काफी सब्सटेंशियल समय दे चुका है, ठीक है। तो ये चीज को आपको इसी तरीके से समझना है, ठीक है। ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, नेक्स्ट चीज के ऊपर हम जा रहे हैं। नाउ अगली चीज जो यहां पे मुझे समझानी है उसके ऊपर हम आते हैं, और अगली चीज है दैट इज यू कैन से डिविजन ऑफ द लॉ, कि कोई भी लॉ अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कितने पार्ट्स बनते हैं। याद है कल किसी ने तो भी मुझे सवाल पूछा था, मतलब आपने भी पूछना चाहिए था, और सवाल यह था कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड शेड्यूल। जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया था ना, ठीक है, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया था ना, तो किसी ने तो भी सवाल पूछा था सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड शेड्यूल। मैंने बोला था शेड्यूल 7 के अंदर हमारे सभी के सभी लिस्ट दिए हैं, जिन लिस्ट के हिसाब से लॉ बनता है, जिन सब्जेक्ट्स के हिसाब से लॉ बनता है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था अगर आपको याद होगा तो। सो कल किसी ने तो भी सवाल पूछा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड शेड्यूल। आज मैं ये पूरा का पूरा डिफरेंस आपको समझाऊंगा, ठीक है। मुझे सिर्फ बोर्ड के ऊपर पूरा ध्यान चाहिए, मुझे बताना आर यू रेडी, आर यू रेडी, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, बोलना आर यू रेडी। कोई पूछ रहा है क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बेसिक तो सीख ले बेटा श्याम गोयल। और श्याम गोयल तुम क्वेरी ज्यादा पूछ रहे हो, समझ कम रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। मतलब एक क्वेरी हुआ नहीं लगे दूसरा, दूसरा हुआ नहीं तीसरा। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो, क्वेश्चन भी होंगे, चीजें भी होगी। अभी बेसिक तो समझ लो, बेसिक समझे नहीं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब बेसिक का ठिकाना नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन के पास पहुंच रहे हो। ये तो ऐसी बात हो गई, नहीं मैं ना युद्ध के ऊपर जाऊंगा, लेके बॉम्ब लेके युद्ध के ऊपर जाऊंगा, यहां पिचकारी चलाते हुए नहीं आ रही आपको, तो रुको जरा सब्र करो, ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगा जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो जो जिस फ्लो में लेके जा रहा हूं लेके जाओ, डिस्टर्बेंस जितना कम हो सकता है उतना कम क्रिएट कीजिए प्लीज, ठीक है। सो कुछ लगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, रुको जरा सब्र करो, अभी तक के तो बेसिक में ही है, अभी चैप्टर भी शुरू नहीं किया। चैप्टर शुरू करेंगे तो फिर कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, कैसे आएगा? अगर आपके दिमाग में क्वेरी ही है तो कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा? चलो स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना कि मैं क्या कह रहा हूं, उस चीज की तरफ पूरा का पूरा कंसंट्रेशन करना। रेडी, लेट्स गो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया जो लॉ है उस लॉ का डिवीजन कैसे होगा। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि उस लॉ के पार्ट्स क्या होते हैं। बहुत लंबा चौड़ा चार्ट आने वाला है बेटा, लंबा चौड़ा 2 पेजेस मिलकर तुमको लिखना पड़ेगा, ऐसे 2 पेजेस ज्वाइन करके लिखना पड़ेगा। बड़े अच्छे से ध्यान देना, तगड़ा डिस्कशन चलेगा। हो सकता है आज के लेक्चर में सिर्फ यही डिस्कशन चलता रहे, ठीक है। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए सबका। और ये चीज नॉर्मली फाउंडेशन लेवल पे आज जितना 3 बेसिक लेक्चर में उठा रहा हूं ना, उतने बेसिक लेक्चर को ये लेता ही नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर से नियरली हम हमारे सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर शुरू कर देंगे, पर ये इतने बेसिक लेक्चर फाउंडेशन में कोई लेता ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं कि ये सिचुएशन है। मेरे को खुद को ये चीज का बुरा लग जाएगा, मेरे को खुद को ये चीज पसंद बिल्कुल नहीं आएगी
कि आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप पढ़ा दूं और आपको लॉ कैसे बनता है और लॉ के क्या पार्ट्स होते हैं ये चीजें ही नहीं पता, फिर लॉ पढ़ के फायदा क्या। अब मुझे एक बात बताना, सिर्फ आपने थोड़ा सोच के बोलना, जो 2 दिन में मैंने बेसिक पढ़ा है, अगर ये बिना बेसिक पढ़ा मैं आपको लॉ पढ़ा देता स्ट्रेट अवे, वी कैन, पहले ही लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू कर सकते थे। पर मुझे एक सवाल का जवाब देना, अगर तुमको यही नहीं पता लॉ क्या होता है, लॉ के फैक्टर्स क्या होते हैं, लॉ की प्रोसेस क्या होती है, कितने कैटेगरीज के लॉ होते हैं, कौन उसको पास करता है, प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है, स्टेट लॉ क्या, कॉन्करेंट लॉ क्या, तो क्या लॉ पढ़ने में वैसे भी सेंस है? ये मेरे को सवाल है। बच्चे बोलते हो सर बेसिक बेसिक, तुम 3 लेक्चर से सिर्फ बेसिक ही लिए जा रहे हो, क्योंकि ये बेसिक तुम्हारा न्यू बनेगा। आपको पता है जब भी कोई बिल्डिंग बांधते हैं ना, तो सीधा ऐसे जो जमीन है उसके ऊपर बांधना नहीं शुरू करते हैं, जमीन में पहले गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे में कंक्रीट डालते हैं, कंक्रीट भी वहां डालते हैं जहां जमीन ऐसे तगड़ी ताकतवर जमीन दिखती है, पूरा कंक्रीट डालते हैं, कॉलम वॉलम बीम बीम बनाते हैं, फिर उसके ऊपर पूरा ढांचा क्रिएट करते हैं। तो अभी हम ये नींव बना रहे हैं बेटा, खोद खोद के नींव बना रहे हैं। इतना भक्कम, इतना स्ट्रॉन्ग नींव बनना चाहिए ना कि हम बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बनाए, क्योंकि ये बिल्डिंग ऊंची बनने ही वाली है। सीए फाउंडेशन के लॉ के कुछ मंजिलें आएंगी, 5 मंजिल सीए फाउंडेशन में डालेंगे, 6-7 मंजिल सीए इंटर में डालेंगे, फाइनल में तो 10 मंजिलें डालनी है इसके ऊपर। फाइनल में तो लॉ के 2 सब्जेक्ट है, लॉ के ही 2 सब्जेक्ट है, नॉर्मल कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ और 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक लॉ सेकंड ग्रुप में। तो मतलब बिल्डिंग ही तुम्हारी कम से कम 15-20 मंजिल की अगर बनेगी तो नींव तो उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना। बुर्ज खलीफा बांधना है तो बुर्ज खलीफा जितना ऊपर दिखना है उतना नीचे भी जमीन के अंदर गड़ा हुआ होना चाहिए। आपने कभी सुना होगा पेड़ जितना जमीन के ऊपर होता है ना, उसके जड़ें भी उस जमीन के नीचे उतनी स्ट्रांग होती है। हम जड़ें बना रहे हैं बेटा, हम नींव ठोक रहे हैं, और ये नींव बहुत जरूरी है। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना बड़े अच्छे तरीके से कि मैं क्या कह रहा हूं। रेडी, लेट्स गो। पूरा बेसिक्स मुझे यहां पे क्लियर करवाना है। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लंबा चार्ट बनने वाला है और एक खतरे से खाली वाला चार्ट नहीं है। मैं एक एक पार्ट दिखाऊंगा, एक एक पार्ट समझाऊंगा, और आपको एक एक चीज बहुत ध्यान रख के समझनी पड़ेगी। थोड़ा समय पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं। अच्छा, कोई भी लॉ जब आप पढ़ते हो ना बच्चों, उस लॉ के अंदर, मैं ये अंदर की बात कर रहा हूं, लॉ के अंदर की बात, उस लॉ के अंदर सबसे पहला पार्ट होता है प्रीएम्बल। सबसे पहला पार्ट होता है प्रीएम्बल। व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज अ काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी, कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, उसे कहते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में 3 लेटर बहुत मायने रखते हैं, एस ई, ना ना ना, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, साइड ट्रैक वाली चीजें, एस ई सी। तुम, मेरे को मालूम है तुम घटिया, तुम बेकारी सोचोगे नालायक लोगों। मेरे प्यारे नालायक हो, जो तुमने ऑफ ट्रैक पकड़ा है ना, वहां से वापस आओ नालायक हो जिंदगी के अंदर, नालायक लोग। एस का मतलब यहां होता है स्कोप। यह स्कोप हमें लॉ के हिस्ट्री से समझ में आता है। आपको याद है हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी का हिस्ट्री देखा, इसलिए हमको समझ में आया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या लिखा हो सकता है। स्कोप, कि लॉ क्यों बनाया गया, ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से बनाया गया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्कोप। जैसे ही तुम सीए सिलेक्ट किए जिंदगी के अंदर कि मैं सीए करूंगा, उसके पहले तुमने लोगों को यह पूछा कि भैया सीए करने का स्कोप क्या है। पूछा था ना, सीए करने का स्कोप क्या है? फिर उसने बोला नहीं भाई, सीए बनने के बाद में बहुत इज्जत मिलती है, बम पैसा मिलता है, सुंदर लड़की मिलती है। क्या स्कोप है? इज्जत, पैसा, सुंदर लड़की, ठीक है, शादी करने के लिए, नालायक, शादी करने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं, बाबू सोना पिकाचू। सो स्कोप, कि सीए करने का स्कोप क्या है भाई, इतनी चीजें कर सकते हैं। दूसरा है एक्सटेंट। दूसरा क्या है? एक्सटेंट, मतलब लॉ कहां तक अप्लीकेबल है, इस देश में अप्लीकेबल है, इस देश के बाहर अप्लीकेबल है, कहां तक एक्सटेंड हो रहा है लॉ, कहां किस इंडस्ट्री तक एक्सटेंड हो रहा है लॉ, अप्लीकेबिलिटी कैसा है, और कौन से टाइप का यह अप्लीकेबिलिटी है। क्या यह अप्लीकेबिलिटी जियोग्राफिकल है,
क्या ये एप्लीकेबिलिटी इंडस्ट्री वाइज है? इसे हम कहते हैं एक्सटेंट. ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी, इंडस्ट्री वाइज एप्लीकेबिलिटी, इसको हम कहते हैं एक्सटेंट. जैसे दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू वोल ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू वोल ऑफ इंडिया, इज ए ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी, पूरे देश को एप्लीकेबल है, ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी है. बट दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू सॉफ्टवेयर कंपनीज, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू सॉफ्टवेयर कंपनीज, इज ए इंडस्ट्री एप्लीकेबिलिटी. और ऐसे दोनों टाइप की एप्लीकेबिलिटी हो सकते हैं. आपको होता है ग्रेट्युटी एक्ट, बोनस एक्ट, एम्प्लॉइज को बोनस दिया जाता है, पता होगा आपको. वो जो लॉ है ना, वो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को ही एप्लीकेबल होते हैं. ग्रेच्युटी का एक्ट, बोनस का एक्ट, सुपर एन्यूशन, पेंशन फंड, ये नाम तो कभी सुने होंगे, मेरे को मालूम है लॉ आपने पढ़े नहीं है, पर ये नाम तो सुने होंगे. ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ही एप्लीकेबल होते हैं. सो ज्योग्राफिकल मतलब एरिया वाइज पूरे देश को एप्लीकेबल है भैया, ये ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी. एंड इंडस्ट्री वाइज मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी, फैक्ट्री वाले कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ये ज्योग्राफिक, ये इंडस्ट्री वाइज एप्लीकेबिलिटी. पहला स्कोप, दूसरा एक्सटेंट, और तीसरा होता है सी, दैट इज कमेंसमेंट. व्हाट इज कमेंसमेंट? कमेंसमेंट का मतलब होता है कौन से दिन से कितने नंबर ऑफ सेक्शन इस लॉ के एप्लीकेबल होंगे. कौन से दिन से कितने नंबर ऑफ सेक्शन इस लॉ के एप्लीकेबल होंगे. कल मैंने ये चीज ऑलरेडी कंपनीज एक्ट के आपको लिखवा के दी थी बेटा, अगर आपको याद होगा तो. मैंने कल लिखवा के दिया था 12 सितंबर 2013 से, डेट देखो, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, 12 सितंबर 2013 से 98 सेक्शन आउट ऑफ 470 सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेर एप्लीकेबल इन एंटायर इंडिया. डेट 12 सितंबर 2013, सेक्शंस 470 में से 98 सेक्शन एप्लीकेबल होना शुरू हुए थे 12 सितंबर 2013 से, कंपनीज एक्ट 2013 के, जो लॉ हमारे सिलेबस में है. और यह है एप्लीकेबिलिटी कमेंसमेंट. इसे कमेंसमेंट कहा जाता है. लॉ किस दिन से कमेंस हुआ, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है. सो दिस इज अ प्रीएम्बल, द वेरी फोरमोस्ट एरिया. प्रीएम्बल, भैया स्कोप, लॉ क्या स्कोप का बनाया हुआ है, क्या चाहिए लॉ को, क्या करना चाहता है लॉ. भोपाल गैस ट्रेजेडी प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट में हमको क्लेम प्रोसेस करवाने थे, ये स्कोप है. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ठीक से हो पाए, लोगों को डैमेज ना हो, ये स्कोप है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से हो पाए, ये स्कोप है. पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप अच्छे से चले, ये स्कोप है. फिर एक्सटेंट कि ये लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी. ये लॉ सिर्फ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एप्लीकेबल होगा, ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी. पर ये लॉ पूरे इंडिया के सॉफ्टवेयर कंपनी को एप्लीकेबल होगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. ये लॉ पूरे इंडिया के सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को एप्लीकेबल होगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. और फिर आता है कमेंसमेंट, कौन से दिन से कितने सेक्शंस एप्लीकेबल होने वाले हैं. ऊपर एरिया तो ऑलरेडी पता है, सिर्फ नंबर ऑफ सेक्शंस का क्वेश्चन है, वो यहां आ जाएगा 98 सेक्शंस. ये ओरिजिनल है, हाँ, ये फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट ऐसे ही एप्लीकेबल हुआ था. दिस इज एक्चुअल फैक्ट. 12 सितंबर 2013 98 सेक्शन कंपनीज एक्ट के अप्लाई होना शुरू हुए थे. ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना. क्लियर है कंसेप्ट? ये मैंने आपको बोल दिया. अब इसके ऊपर कोई क्वेरी है तो वो मैं पहले बोल दूं. चलो डन. ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, मुझे अगले कंटेंट के ऊपर जाना है. प्रियम्बल के बाद में आप किसी भी लॉ में अगर कोई चीज पढ़ते हो तो वो चीज होती है बेटा डेफिनेशंस. प्रियम्बल समझ में आया क्या? मुझे एक बार जरा कमेंट करके बताना बच्चों फटाफट. प्रियम्बल समझ में आया क्या? मुझे एक बार कमेंट करके बताना. कोई भी क्वेरी पूछने के पहले खुद पहले उसको कंफर्म कर लीजिए. मैं यहां पे जो चीज बोलता हूं वो बहुत कंफर्म करके रीअश्योर करके बोलता हूं. ऐसा नहीं होता कि उठाई क्वेरी पूछ दी. ठीक है, पहले खुद कंफर्म कर लीजिए ऐसा है क्या. ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार. सो अब हम जा रहे हैं डेफिनेशंस के ऊपर. डेफिनेशन का एरिया काफी खूंखार है, तो मुझे बहुत अच्छे से आपका ध्यान लगेगा क्योंकि इसके अंदर काफी डिस्क्रिप्शन आएगा. चल, बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना बच्चों. डेफिनेशन को ना हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला डेफिनेशन जो होता है ड्राफ्टिंग बेस्ड कैटेगरी, और दूसरा डेफिनेशन का कैटेगरी होता है कवरेज बेस्ड.
पहला डेफिनेशन का कैटेगरी है ड्राफ्टिंग बेस्ड और दूसरे डेफिनेशन का कैटेगरी है कवरेज बेस्ड। बहुत अच्छे से सुनना, आज का कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम अगर समझ गए तो आगे तुमको लॉ में कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सीए फाइनल लेवल तक के। ठीक है, ये मेरे तरफ से प्रॉमिस रहा अगर आज का कंटेंट बहुत अच्छे से समझ गए तो। सो डेफिनेशन आती है ड्राफ्टिंग बेस्ड और दूसरी डेफिनेशन आती है कवरेज बेस्ड। ड्राफ्टिंग बेस्ड जो डेफिनेशन है उसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्ट बेस्ड डेफिनेशन और दूसरा होता है सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन। एक होता है एक्ट बेस्ड डेफिनेशन और दूसरा होता है सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन। बहुत काम की चीज है, ये तुम्हारा दिमाग खराब करके रखेगी, इसलिए पहले से ही ध्यान देना वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत शांति से जा रहा हूं, बहुत प्यार से, सब चीजें साइड में छोड़ के सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दो। पहली बात तो आपको यह समझनी पड़ेगी, डेफिनेशन इज अ काइंड ऑफ मीनिंग of word used in a law। अगर आप लॉ में किसी भी वर्ड को यूज करते हो तो उस वर्ड का मीनिंग क्या लिया जाना चाहिए उसे डेफिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई लॉ बना रहा हूं एनवायरमेंट से रिलेटेड। एनवायरमेंट से रिलेटेड मैं कोई लॉ बना रहा हूं, जैसे पोल्यूशन का एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वाटर पोल्यूशन सैनिटेशन सीवेज एक्ट, लैंड पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। तो मैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, REL स्पेलिंग को छोड़ देना, एनवायरमेंट से रिलेटेड मैं कोई लॉ बना रहा हूं। एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर मैं, बहुत सारे बच्चे यहां पे अब डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे को अब ब्लॉक ही करना शुरू कर देना पड़ेगा, सिंपल। मतलब इनको ओरिजिनल जिनको पढ़ना है उनका पढ़ना हो ही नहीं रहा जिंदगी के अंदर, बाकी सभी डिस्कशन किए जा रहे हैं। जो भी अब कंटेंट तो छोड़ के यहां पे कमेंट करेगा वो ब्लॉक होगा। आई एम वेरी सॉरी, मेरे को माफ करना, पर मैं बाकी बच्चों का लॉस तुम्हारे वजह से नहीं करवा सकता, सिंपल। सो एनवायरमेंट रिलेटेड अगर मैं कोई लॉ क्रिएट कर रहा हूं तो ऐसे सिचुएशन में मैं एनवायरमेंट रिलेटेड लॉ के लिए वर्ड यूज कर रहा हूं। पूरे लॉ में वर्ड आ रहा है प्लांट, कि भैया प्लांट्स ट्रीज वगैरह, पूरे लॉ के अंदर हम वर्ड यूज कर रहे हैं प्लांट। लेट्स से कि भैया एक सेक्शन नंबर है, अब लॉ के अंदर तो कई सारे सेक्शंस होते हैं, तो लॉ में अगर ऐसे 100 सेक्शन है, हर 100 सेक्शन में कहीं ना कहीं प्लांट वर्ड आ रहा है, हर दूसरे तीसरे सेक्शन बाद कि प्लांट और ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, प्लांट और ट्रीज की निगाह रखनी चाहिए, प्लांट और ट्रीज का तुमने ध्यान रखना चाहिए, उनको आपने ग्रो करना चाहिए, प्लांट और ट्रीज की वजह से पोल्यूशन कम होता है, प्लांट और ट्रीज की वजह से काम कम होता है, प्लांट और ट्रीज की वजह से अर्थ बच सकती है, प्लांट और ट्रीज की वजह से सॉइल इरोजन कम होगा, प्लांट और ट्रीज की वजह से साउंड पोल्यूशन कम होगा। तो हमने कई सारे जगह पे यह वर्ड यूज किया है प्लांट। अब ये वर्ड प्लांट जो वर्ड है वो नियरली 100 सेक्शन में 50 बार यूज हुआ है प्लांट वर्ड, और पूरे 100 सेक्शन में प्लांट ये वर्ड का मीनिंग पौधे के फॉर्म में ही लिया जा रहा है, पेड़ पौधे के फॉर्म में ही इस वर्ड का मीनिंग लिया जा रहा है। पूरे 100 सेक्शन में प्लांट जो वर्ड है उसका मीनिंग पूरा पेड़ पौधे के फॉर्म में ही लिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जब एक्ट शुरू होगा ना, उस एक्ट में तो सेक्शन 1 हमने प्रीएम्बल बना दिया, नॉर्मली सेक्शन 1 इज ऑलवेज अ प्रीएम्बल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मली, हमेशा नहीं, मैं कह रहा हूं नॉर्मली अगर आप ले लो तो 90% एक्ट में हम जो सेक्शन 2 बनाते हैं उसके अंदर हम बनाते हैं डेफिनेशन। इस सेक्शन 2 में मैं सबसेक्शन बनाऊंगा, समझो लेट्स से फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 में मैं सबसेक्शन क्रिएट कर रहा हूं, सबसेक्शन नंबर 44 फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर मैं प्लांट ये वर्ड का मीनिंग लिख के आऊंगा। हियर प्लांट मीन्स ट्री और
प्लांट्स मीन्स ट्री और अ स्मॉल ट्री या बेली वगैरह या क्रिपर वगैरह, बेली वगैरह नहीं रहती, चढ़ती है इधर किधर भी लगा दो ऐसे चढ़ना शुरू कर देती है ना। सो बेली वगैरह। तो यहां पे मैंने भैया लिख दिया कि भैया एक्ट बेस, कि भैया इस एक्ट में ना 100 सेक्शन में 50 बार प्लांट वर्ड आ रहा है और हर बार प्लांट वर्ड का एक ही मीनिंग है, ट्रीज वगैरह के फॉर्म में, स्मॉल ट्रीज के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में ले लिया कि प्लांट का यहां पे मतलब है ट्री, स्मॉल ट्री एक्सेट्रा। तो अब पूरे एक्ट में जब आप 100 सेक्शन पूरे पढ़ोगे, जहां कहीं पे भी प्लांट वर्ड आएगा तुम सीधा सेक्शन 2 में देख सकते हो, अच्छा यहां प्लांट वर्ड का मीनिंग स्मॉल ट्री है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन का सिंपल मतलब है कि भैया पूरे एक्ट में कोई एक ही वर्ड बहुत बार यूज हो रहा है, बहुत बार यूज हो रहा है एक ही वर्ड पूरे एक्ट में। सेक्शन 2 में है, 5 में है, 10 में है, 13 में है, 50 में है, 52 में है, 70 में, 80 में, 1010 में है, 115 में है, 190 में है, 200, 250, 270 में है, 300, 350, 370 में, 470, लास्ट सेक्शन तक के वर्ड आ रहा है, कई बार आ रहा है। तो उस एक वर्ड को सीधा सेक्शन 2 में डिफाइन कर दो कि भैया सेक्शन 2 में ये प्लांट जो वर्ड है इसका मतलब है स्मॉल ट्री। फॉर एग्जाम्पल वही बड़े अच्छे से ध्यान देना, कंसेप्ट थोड़ा सा फेंक के मारूंगा, झेल लेना। तुम्हारे कैपेसिटी की बात है अभी बेटा कि तुम कितना झेल सकते हो। आज सच्ची में तुम्हारे कैपेसिटी की बात है। आज तुमको दिखाना पड़ेगा कि सीए में तुम इंटर हुए हो तो ही जाके आज का लेक्चर तुम झेल सकते हो। ये लेक्चर फाइनल के भी बच्चे नहीं सर जाने दो, जिंदगी झंड हो गई, ऐसा करके मत छोड़ देना, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। सो ये एक्ट बेस्ड डेफिनेशन हो गई कि भैया एक वर्ड हमने डिफाइन किया, पूरे एक्ट में यूज हो रहा है। भैया प्लांट एक वर्ड यूज किया, पूरे एक्ट में यूज हो रहा है। वही समझो कोई एक जगह आया जहां पे मेरे को ये बोलना है कि भाई साहब कोई एक सेक्शन आया, लेट्स से सेक्शन नंबर आया, सेक्शन नंबर 98 फॉर एग्जांपल। हाँ, सेक्शन नंबर 98 आया फॉर एग्जांपल, और इस सेक्शन के अंदर मुझे यह बोलना है कि साला प्लांट और मशीनरी जो है ना, प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी से ना बहुत पोल्यूशन होता है। प्लांट एंड मशीनरी यूज करने से बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत धुआं हुआ निकलते हैं, केमिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा निकलते हैं, वो एकदम फ्यूल वगैरह बहुत ज्यादा यूज कर लेते, पोल्यूशन बहुत होता है, ये बोलना है मेरे को। अब सेम लॉ है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड ही लॉ है। उसी एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉ में मैंने एक जगह पे ये लिखा कि प्लांट मतलब सॉल्ट ट्री, और दूसरी जगह पे मैं लिख रहा हूं कि प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन होता है। अब समझो, बड़े अच्छे समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझो मेरे दिल की बात समझो बच्चों। अब अगर मैंने यहां पे प्लांट ये वर्ड का मीनिंग यही लिया कि प्लांट मतलब स्मॉल ट्री, जो मैंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 44 में डिफाइन किया ना कि प्लांट मतलब स्मॉल ट्री, यही मैंने मीनिंग अगर उठा के यहां लगा दिया प्लांट मशीनरी में, तो यहां मीनिंग क्या निकलेगा कि ये प्लांट मतलब स्मॉल ट्री से पोल्यूशन होता है। ओए, ये तो गलत हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। मेरे को बोलना ये था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉ है, मेरे को बोलना ये था कि प्लांट और मशीनरी से पोल्यूशन होता है, पर पहले मैंने क्या लिख के रखा है कि प्लांट का मतलब स्मॉल ट्री है। जब मैंने लिखा प्लांट का मतलब स्मॉल ट्री है, मैं सेक्शन 98 में पहुंचा, मैंने देखा यहाँ प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन होता है, मैंने देखा प्लांट का मतलब स्मॉल ट्री है, 98 में लिखा प्लांट मशीनरी से पोल्यूशन, प्लांट का मतलब स्मॉल ट्री, प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन, प्लांट का मतलब स्मॉल ट्री, प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन, प्लांट का मतलब स्मॉल ट्री, प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन, प्लांट का मतलब स्मॉल ट्री, प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन, प्लांट का मतलब स्मॉल ट्री, प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन। वीडियो अटका नहीं है, वीडियो चल रहा है, तुम देखते रहो। प्लांट का मतलब स्मॉल ट्री, प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन, ये तो भैया दिमाग खराब हो गया, इसका मतलब स्मॉल ट्री से पोल्यूशन होता है। हाय, ये कैसा ड्राफ्टिंग हुआ? तो भाई साहब इस सेक्शन नंबर 98 में ना ये प्लांट जो वर्ड है ना, इस वर्ड का मुझे कुछ और मीनिंग लेना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शनल मीनिंग लेना पड़ेगा। जो एक्ट के लिए सेक्शन 244 में डिफाइंड है ना, वो मीनिंग यहां नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक्ट के लिए बना है, पूरे एक्ट के लिए बना है, पर इस सेक्शन के लिए मुझे कुछ और मीनिंग निकालना पड़ेगा प्लांट का। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सेक्शन 98 के ही एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन लिखूंगा 98 में, ऐसे एक्सप्लेनेशन वर्ड लिखूंगा बाकायदा सेक्शन 98 में, उसको कोलन करूंगा, और इस एक्सप्लेनेशन में मैं लिखूंगा फॉर दिस सेक्शन ओनली, फॉर दिस सेक्शन ओनली द वर्ड प्लांट मीन्स अ फैक्ट्री
or machinery. The word plant means a factory or a machinery. बहुत हाई लेवल का ज्ञान पेल रहा हूं बेटा मैं तुमको, मेरे को मालूम है तुमको हेवी हेवी लग रहा होगा, सर ये क्या बता रहे हो तुम, यही होता है, यही है लॉ। तुम जब घुसोगे ना उसके सभी पिक्चर में तुमको आज ही दिखा दूं, बाद में ये मत बोलना दर्शन सर ने ये चीज समझा ही नहीं थी। हर चीज बताऊंगा, अंदर जितना मेरे है सब दूंगा, झेलने की ताकत तुम्हारी है कि तुम डिसाइड कर लो। सो वी आर ड्राफ्टिंग बेस, अभी तो मैं कवरेज बेस्ड डेफिनेशन में घुसा ही नहीं हूं, मैं ड्राफ्टिंग बेस। देखो हम कहां है, पार्ट्स ऑफ लॉ में है, प्रीएम्बल हो गया, डेफिनेशन में दो कैटेगरीज में, ड्राफ्टिंग बेस कवरेज बेस में दो कैटेगरीज में, एक्ट बेस सेक्शन बेस में, मैं सेक्शन बेस में एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं आपको। कहां जा रहे हैं समझ में आ रहा है? कितना लंबा गोता मारे है समंदर में। बेटा समंदर में जब तुम लंबे गोते मारते हो ना, सहज ही नहीं मिलते मोती ऊपर पानी में, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। ऐसे ही ऊपर के पानी में तुमको मोती नहीं मिलेगा, जब ऐसे सिंधु में, सिंधु मतलब समंदर में ऐसा लंबी डुबकियां डालोगे, गोते लगाओगे, तो जाके भैया हाथ में आता है मोती। समझ में आ रहा है सबको? ये मोती है, किसी को नहीं पता। फाउंडेशन के बच्चों को सुन पूछ लेना कि भाई डेफिनेशन कितने टाइप के होते हैं, बोलता है अच्छा डेफिनेशन में टाइप भी होते हैं, ये बोलेगा वो। इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो पहला डेफिनेशन होता है भैया एक्ट बेस्ड। वापस से बोलता हूं, वापस समझाता हूं, मेरे को मालूम है हेवी जाने वाला है तुमको, आई ऑलरेडी नो दिस, वही तो एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं 10 साल जिंदगी में। एक डेफिनेशन होता है एक्ट बेस्ड। व्हाट इज एक्ट बेस्ड डेफिनेशन? वेरी सिंपल फिनिशिंग लाइन। एक ही शब्द किसी लॉ में कई बार यूज किया जा रहा है, एक ही शब्द किसी लॉ में कई बार यूज किया जा रहा है। प्लांट ये वर्ड एक लॉ में कई बार यूज किया जा रहा है। मैं उठाऊंगा और सबसे स्टार्टिंग के जो एक दो सेक्शन है उसमें लिख दूंगा कि भैया ये पूरे लॉ में जहां पे भी प्लांट वर्ड दिखेगा, पूरे लॉ में जहां पे भी प्लांट वर्ड दिखेगा, वहां प्लांट का मीनिंग है स्मॉल ट्री। अब ये मैं हर वर्ड के साथ कर सकता हूं। मेरे को कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर डिफाइन करना है, डायरेक्टर सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेरे को कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपनीज एक्ट में जाऊंगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 34, ये एक्चुअल सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, 2 सबसेक्शन 34 में मैं डायरेक्टर की डेफिनेशन लिख दूंगा कि डायरेक्टर मींस जो बंदा कंपनी का डायरेक्शन देता है। ये पूरे कंपनीज एक्ट के लिए लिख दिया मैंने, पूरे कंपनीज एक्ट मतलब 470 सेक्शन में किधर भी डायरेक्टर वर्ड है, किधर भी डायरेक्टर वर्ड है, ये यहां पे मैंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में मीनिंग लिखा है। इधर मैंने मीनिंग लिखा है, जिधर भी 470 सेक्शन में डायरेक्टर वर्ड आएगा यहां से मीनिंग ले लेना। वही प्लांट वर्ड पूरे 100-200 सेक्शन में कहीं आ रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल लॉ में, ये मैंने यहां पे प्लांट वर्ड का मीनिंग लिखा है 2 सबसेक्शन 44 में, यहां से उठा लेना पूरा जहां पे भी प्लांट वर्ड आ रहा है उसके लिए। बात सिंपल। ये एक्ट बेस्ड डेफिनेशन हो गया। एक्ट बेस्ड, पूरे एक्ट को बेस रखते हुए एक सिंगल डेफिनेशन। पर वही सेक्शन में कोई अजीबोगरीब वर्ड यूज कर लिया, सेक्शन में कोई अजीबोगरीब वर्ड यूज कर लिया, और सिर्फ उसी सेक्शन में है, पूरे एक्ट में नहीं है, एक आधे सेक्शन में सिर्फ वो सिंगल वर्ड यूज किया जा रहा है, पूरे एक्ट में कहीं यूज नहीं किया है, सिर्फ उसी सेक्शन में यूज किया जा रहा है। जैसे यहां मैंने प्लांट और मशीनरी वर्ड यूज कर लिया, इसी सेक्शन में है, जरूरी नहीं है प्लांट ही वर्ड यूज करे, कोई और भी हो सकता है वर्ड। जैसे मैंने यहां पे वर्ड यूज कर लिया क्रीपर्स, क्रीपर का मतलब बेली होता है, क्लाइंबर, क्लाइंबर का मतलब बेली होता है, तो यहां मैंने लिख लिया कि भैया क्रीपर और क्लाइंबर दूसरे किसी सेंस में, प्लांट मशीनरी के नहीं, क्रीपर क्लाइंबर दूसरे किसी सेंस में। तो यहां सिर्फ अगर मैं पूरे एक्ट में कोई वर्ड यूज नहीं कर रहा, सिर्फ एक हाथ सेक्शन में यूज कर रहा हूं, अब सिर्फ मैं पूरे 100-200 सेक्शन में यूज नहीं कर रहा, सिर्फ एक सेक्शन में यूज कर रहा हूं, उसके लिए मैं सबसेक्शन 2 में क्यों लिखूं? उसके लिए मैं उसी सेक्शन में लिखूंगा जहां वर्ड है। तो यहां मैंने प्लांट एंड मशीनरी वर्ड यूज किया, यहां मैं समझो कुछ भारी का एकदम वर्ड यूज कर रहा हूं, कोई भी भारी का वर्ड, ऐसे फ्लाम दो बुस्तो गोरो काते, फ्रॉम द बुस्तो गोरो काते, ऐसे कुछ भी वर्ड मैंने यहां पे यूज कर लिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉम द बुस्तो गोरो काते? अब ये वर्ड पूरे एक्ट में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ इसी सेक्शन में है, सेक्शन 98 में, फ्रॉम द बुस्तो गोरो काते। तो मैं इधर ही लिख दूंगा कि भैया इन दिस सेक्शन फ्रॉम द बुस्तो गोरो काते मतलब झुड़ुप, मतलब ऐसे झाड़ों का झुंड, जो भी मीनिंग मेरे को लगता है वो मीनिंग मैं यहां पे लिख दूंगा एक्सप्लेनेशन में कि भैया इस सेक्शन में सिर्फ ये वर्ड यूज किया है, उस वर्ड का मीनिंग इसी सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में दिया है। दिस इज सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन। समझ में आया क्या? मुझे बताओ, फटाफट बताओ। बहुत बड़ी रिस्क, मेरे को मालूम है, बहुत बड़ी समझ में आया कि मुझे जरूर बताओ। अगर एक ही सेक्शन में प्लांट वर्ड का दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो एक्सप्लेनेशन में हम उसको डिफाइन कर देंगे।
चलो चलो, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तूफान। ये तुम फाउंडेशन के बच्चों को पूछ लो, किसी घंटा नहीं मालूम होगा कि ये सिचुएशन क्या 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 बताया करके। जिसको समझा उसी को समझ में आया, ठीक है। ठीक है, सो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। एकदम शॉर्ट में, एंड में मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, तुम्हारा फोकस टाइम, फोकस अटेंशन कम हो रहा है बेटा। सिंपल सी बात है, पूरे एक्ट में अगर एक वर्ड हजारों बार यूज हो रहा है, वो सेक्शन 2 में डिफाइन करके रख दो, ठीक है। पूरे एक्ट में एक वर्ड हजारों बार यूज हो रहा है, वो सेक्शन 2 में डिफाइन करके रखो, वो बन गया एक्ट बेस्ड डेफिनेशन। और अगर किसी एक सिंगल सेक्शन में एक ही वर्ड यूज हो रहा है, किसी एक सिंगल सेक्शन है वहां पे एक ही वर्ड यूज हो रहा है, वो पूरे एक्ट में कहीं पे नहीं है, वो सिर्फ उसी सिंगल सेक्शन में पड़ा है, तो उसके एक्सप्लेनेशन में डिफाइन कर दो, बात खत्म। एक्ट बेस्ड, सेक्शन बेस्ड। अच्छा, ये चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, कवरेज बेस्ड डेफिनेशन। और खतरनाक एरिया है, जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी। मैं जरूर बोल रहा हूं तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, जब मैंने बोल दिया तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी तो झंड हो जाएगी, इसलिए पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। ये एक्ट बेस्ड और सेक्शन बेस्ड से भी बेकार है। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। क्या तुम्हारे अंदर दम है? सेक्शन 44 लिखने का कोई रिलेवेंस नहीं है, मैंने साइड में लिखा है फॉर एग्जाम्पल लिखा है मैंने वो, ठीक है। और आगे आपको समझ में आएगा कि सेक्शन 44 क्यों, क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, 100-200 डेफिनेशन होंगे, उसमें से मैंने 44 नंबर की डेफिनेशन ये बना दी, बस इतना ही मीनिंग है उसका, बाकी और कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। कि भैया 100 डेफिनेशन हम लिख रहे थे, उसके अंदर 44 नंबर का वही डेफिनेशन है। चलो, क्या तुम्हारे अंदर दम है तुम कवरेज बेस्ड डेफिनेशन समझ पाओ? क्या दम है? जरा मुझे कमेंट में बताओ। क्या तुम झेल सकते हो? क्या तुम में कैपेसिटी है? आज तो मैं तुमको चीर फाड़ करके बाल की खाल निकाल के, खाल की भी बाल निकाल के बेच दूंगा घर पे, ठीक है। क्या तुम्हारे अंदर सच्ची में दम है कि तुम कवरेज बेस्ड डेफिनेशन झेल लोगे? अगर मैं बताऊंगा तो बताऊंगा पूरे दिल से, जैसे ये दोनों डेफिनेशन बताई उससे ज्यादा दिल से बताऊंगा कवरेज डेफिनेशन। पर क्या तुम्हारे अंदर दम है? शानदार, जबरदस्त, कोई बंदा नहीं बोल रहा। ये हुई बात, ये हुई बात। इसे कहते हैं पढ़ने की भूख। पढ़ने की भूख लगनी चाहिए, इंसान को भूख होनी चाहिए, इंसान को ज्ञान की भूख होनी चाहिए। तुमको अजीब अजीब चीजों की भूखें लगती रहती है नालायक लोगों, इंसान को ज्ञान की भूख होनी चाहिए। आ जाइए, कवरेज बेस्ड डेफिनेशन को घुमा के नीचे ले लू क्योंकि आई नीड स्पेस। चलो, बहुत बढ़िया है दम तो सुनिए अब। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन भी 2 टाइप में डिवाइड होती है। सर सर सर, हर एक चीज 4-5 टाइप में डिवाइड हो रही है, वो 4-5 टाइप 2-3 टाइप में डिवाइड हो रहा है, वो 2-3 टाइप और 3-4 टाइप में। सर ये क्या है? वेलकम टू सीए, वेलकम टू सीए। अभी तुम्हारे साथ फाइनल तक के यही सलूक होने वाला है। मैं कोई रहम नहीं दिखाने वाला बेटा, मैं पढ़ाएगा मतलब मैं पढ़ाएगा, पूरा ध्यान मेरे को बोर्ड के ऊपर चाहिए। यही होने वाला है। सही है। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और दूसरा इंक्लूसिव डेफिनेशन। भाई साहब, पहले 3 लेक्चर डेमो लेक्चर में ना कोई रिस्क नहीं लेता ये चीजें बोलने की, कोई रिस्क नहीं लेता। अपन पागल है। लेट्स गो। सो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन। समझ आए तो रख लेना, ना समझ आए तो बेड़ा करके लेट्स गो। और ये बताना जरूरी है, मैं ये जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं ना, तुमको लग रहा होगा लास्ट 2 लेक्चर और आज का लेक्चर मिलकर जितनी चीजें बता रहा हूं ना, तुमको लगेगा दर्शन सर हैवी बताए जा रहे हैं, खुद की बढ़ाइयां मार रहे। नहीं, इसमें से हर एक चीज मैंने तुमको तुम्हारे एक्ट के अंदर प्रूव कर दी तो मैं खुद का नाम बदल दूंगा। नहीं, हर एक चीज प्रूव कर दी। जो हर बेस में बोल रहा हूं ना, ये हर एक चीज तुम्हारे एक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप में दिखा के जाऊंगा, फिर तुमको समझ में आएगा कि ये बेस की क्या जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और दूसरा है इंक्लूसिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हमेशा शुरू होता है विद द वर्ड मीन्स। मीन्स ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव डेफिनेशन हमेशा शुरू होता है विद द वर्ड इंक्लूड्स। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन शुरू होता है विद द वर्ड मीन्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन शुरू होता है विद द वर्ड इंक्लूड्स।
दो सेंटेंस लिखूंगा, समझ में नहीं आएंगे, पहले ही बोल रहा हूं, दो सेंटेंस लिखूंगा, समझ में नहीं आएंगे, सिर्फ फिर भी ट्राई कीजिए समझने का. दिस definition limits the meaning to the terms given in definition. Given in definition. ये चीज को तुमने बड़े अच्छे से याद रखना. This definition limits the meaning to the terms given in the definition. नहीं समझ में आएगा, मेरे को फिलहाल मालूम है. Inclusive, this definition limits the meaning this definition clarifies, word use करना चाहूंगा, clarifies the meaning of word to more and more terms. दोनों सेंटेंसेस को 1 मिनट तक गुस्से से देखिए. नहीं आएगा समझ में, मैं जिंदा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं. दोनों वर्ड्स को 1 मिनट तक के गुस्से से देखिए. चलो देख लिया सबने. अब दोनों सेंटेंसेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए. पढ़ लिया तुमने, देख लिया, भूल जाइए. मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर से भरोसा रखिए और देखते जाइए, सब समझ आएगा. भूल जाइए, ठीक है. चलो कुछ बात करते हैं. कभी सुना है दूध और अंडे? दूध और अंडे सुना है? ये सुनो, मिल्क एंड एग्स सुना है, नहीं सुना है? बाकी कोई मेरे को सवाल ना पूछिए, सिर्फ कंटेंट कंसेप्ट में सवाल है तो वो पूछिए. बचे हुए सब सवाल कंसेप्ट खत्म होने के बाद पूछना. सर ये नोट्स में है क्या, फलना में है क्या, ढिमका में है क्या, वो सब बाद में. पहले जो मैं सिखा रहा हूं वो देखना है और मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखना है. मिल्क और एग्स तो पता ही होगा आपको, सिंपल, राइट? मेरा बहुत सिंपल सवाल है, मिल्क और एग्स वेज है या नॉन वेज है? बताओ. मिल्क और एग्स वेज है या नॉन वेज है? जो खाता होगा ना वो बोलेगा सर वेज है. वेज है सर, मैं तो बहुत बहुत खाता हूं. और कोई नहीं खाता होगा सर नॉन वेज है. इफ एनी वन जैन आउट डियर, जैन लोग तो प्याज लहसन कोई वो भी नहीं खाते. वो तो बोलेंगे चीची कैसा टीचर है, क्लास के अंदर अंडों का नाम ले रहा है, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया. हो सकता है, मेरी सॉरी, आपके धर्म से रिगार्डिंग मेरा कोई एक्शन नहीं है. मैं सिर्फ डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं. मिल्क और एग्स वेज है या नॉन वेज है? वेज है या नॉन वेज है, बोलो. चलो कोई बात नहीं. अब ये वेज है या नॉन वेज है मेरे को इससे कोई लेन देन नहीं. तुम खा रहे हो तो बिंदास खाओ, मेरे को इससे कोई टेंशन नहीं. मैं मेरी डेफिनेशन समझा रहा हूं. रेडी, लेट्स गो. समझो अगर मैंने ऐसा लिखा, वेज, बड़े अच्छे से ध्यान देना, मीन्स, मैं वेज ये टर्म को डिफाइन कर रहा हूं. वेज मीन्स, ये मैं डिफाइन कर रहा हूं. अब मैं वेज टर्म को जब डिफाइन कर रहा हूं वेज मीन्स बोल के, तब मैं लिख रहा हूं फ्रूट्स,
roots, leaves, stem, fruits, roots, leaves, stem, or any part of plant or tree. Veg means fruits, roots, leaves, stem, or any part of plant or tree. Veg means fruits, roots, leaves, stem, or any part of plant or tree, or climbers. क्लाइंबर मतलब बेली, या क्रीपर्स भी बोलते हैं उसको, बेली. ये मैंने वेज का यहां पे मीनिंग लिख दिया कि भैया चलो इसको लंबा ही लिखता हूं, मतलब थोड़ा आपको टेंशन भी ना हो जिंदगी में, थोड़ा अपने को कवरेज में मिले. फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम और एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर, ये वेज है. अगर मैंने ऐसा डिफाइन कर दिया कि वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर इज अ वेज. ये डेफिनेशन मैंने मीन्स वर्ड से जब शुरू की तो इसका मतलब यह होता है, जब मैंने मीन्स वर्ड से इस डेफिनेशन को शुरू किया, इसका मतलब यह होता है कि इसके बाद में मैं जो भी लिखूंगा, इसके बाद में मैं जो भी लिखूंगा बस उतना ही सब वेज है, बस उतना ही सब वेज है. जब मैंने ये लिख दिया वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर, तो यहां वेज का मतलब सिर्फ फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर ही आएगा. ये छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं आएगा. ये है मीन्स. एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया कि भैया इतना ही लिखा है, इतना ही एग्जॉस्टेड, बाकी कुछ भी नहीं. एग्जॉस्टिव कि भैया वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर इज अ वेज. ये छोड़ के कुछ भी वेज नहीं है. अब मैं अगर आपको पूछूं इस डेफिनेशन के हिसाब से, प्लीज टेल मी कि मिल्क एंड एग ये वेज है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं मिल्क और एग ये वेज है क्या, अभी अगर मैं आपके पूछूं कि वेज की डेफिनेशन समझो, ये मैंने बना दी है और इसके हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूं क्या मिल्क और एग्स वेज है क्या, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री ही सिर्फ वेज है. यही पार्ट सिर्फ वेज है. मिल्क और एग्स क्या झाड़ पे उगते हैं? कभी देखा झाड़ ने दूध दिया? कभी देखा जिंदगी के अंदर? या झाड़ ने अंडा दिया? नहीं भाई, छोटा सा पौधा था, अंडा देके चला गया. मुर्गी है वो. कभी सुना ऐसा कि झाड़ ने दूध दिया, झाड़ ने अंडा दिया? नहीं सुना होगा आपने. तो जितना ये मैंने डेफिनेशन बनाया है फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री, इसमें कहीं पे भी मिल्क और एग्स फिट नहीं होता. इसका मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से ये वेज नहीं है. हालांकि तुम खा रहे हो, तुमको मानना है वो मानो, मैं लॉ के हिसाब से सिर्फ बोल रहा हूं, सिर्फ लॉ के हिसाब से कि भैया अगर ये डेफिनेशन है, अगर ये मीन्स वाली वेज के डेफिनेशन है, तो भैया मिल्क और एग्स ये पार्ट नहीं है वेज का. मिल्क और एग्स ये पार्ट नहीं है वेज का. क्लियर है? हम इसको वेज नहीं मानेंगे. ये मीन्स हो गया, ये एग्जॉस्टिव हो गया. अब मैं जाता हूं इंक्लूसिव पे, बड़े अच्छे से ध्यान देना. अब मैं दूसरी डेफिनेशन बना रहा हूं. मैं समझो अगर ऐसा लिखता हूं, वेज इंक्लूड्स, वेज इंक्लूड्स, मैंने वर्ड यूज किया है इंक्लूड्स, एनी थिंग विच, एनीथिंग ईटेबल, एनीथिंग ईटेबल ऑफ कोर्स लिखूंगा नहीं मैं, बट एनीथिंग विच डज नॉट इन्वॉल्व टेकिंग, विच डज नॉट इन्वॉल्व किलिंग एनिमल. ठीक है? अब ये वाला पोर्शन देखना कि पहले मैंने मीन्स क्या बोला, वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर, ये वेज है. पर अब मैं बोल रहा हूं वेज इंक्लूड्स एनीथिंग विच डज नॉट इन्वॉल्व किलिंग एनिमल. ऐसी कोई भी चीज जिसमें प्राणी को नहीं मारा जाता. ठीक है? एनिमल और यू कैन से एक्वेटिक और एरियल
होता है ना। अब मैं जब एनिमल बोलूंगा तो लोग बोलेंगे सर फिश का क्या, फिश फिर फिश वेज है, मतलब जिसमें लाइफ की हानि नहीं होती वो वेज है, ये मैं बोलना चाहता हूं। सो वेज इंक्लूड एनीथिंग विच डज नॉट इन्वॉल्व किलिंग एनी एनिमल, एक्वेटिक और एरियल। कि भैया हम किसी भी फिश को नहीं मारते, हम किसी भी प्राणी को नहीं मारते, हम किसी भी पंछी को नहीं मारते, हम उसको वेज कह सकते हैं। जिसमें किसी भी प्राणी, पंछी या किसी भी मच्छी की जान नहीं ली जाती वो वेज है, ये मैं बोल रहा हूं। किसी भी प्राणी, पंछी या मच्छी की जान नहीं ली जाती वो वेज है, अगर मैं ये बोल रहा हूं। और अगर मैं आपको अब ये पूछूं कि क्या मिल्क और एग्स वेज है, क्या मिल्क और एग्स वेज है, तो मुझे बताओ इस डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से कि भाई हम किसी की भी जान नहीं लेते, हम किसी की जान नहीं, जिसमें किसी की जान नहीं जाती वो वेज है, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये वेज है? आप ही बताओ, आप ही आंसर दोगे, क्या ये वेज है? यस, दिस इज अ वेज। हम इसको वेज मान सकते हैं सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से, हम इसको वेज मान सकते हैं सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से। बस यही होता है बेटा मीन्स और एग्जॉस्टिव। मीन्स fruits, roots, leaves, stems, any part of plant or tree or climber, and includes anything which does not involve killing animal, aquatic animal, etc. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अपकमिंग एनिमल इस डेफिनेशन में नहीं है। मैं लाइफ की बात करो, अपकमिंग एनिमल को मत घुसेड़ देना। लोग क्रिएटिव हो रहे डेफिनेशन में, बोले सर अपकमिंग एनिमल, अरे अपकमिंग एनिमल अभी तक उसमें जान नहीं आई है अंडे में, रुक जाओ। अपकमिंग एनिमल, ओके। अब मैं आपको क्या कहना चाहूंगा, मैं आपको पूरा 1-2 मिनट दूंगा। एलीट लेवल पे जाते हैं बच्चों, अब एलीट लेवल पे जाते हैं, बहुत सीरियस नोट पे एलीट लेवल पे लेके जाना चाहूंगा। ये सीए, इंटर, सीए फाइनल के भी बच्चों को समझ में नहीं आता, एलीट लेवल पे लेके जाना चाहूंगा। ये जितना भी मैंने लिखा है ना उसको एक बार वापस से थोड़ा रीड कीजिए। ये जितना भी लिखा है ना उसको एक बार थोड़ा वापस से रीड कीजिए। आपको खुद को समझ में आना चाहिए दर्शन सर आगे क्या बोलने वाले हैं। जितना मेरे पास ज्ञान था मैंने दे दिया, भाई मुझे सिर्फ कुछ क्लैरिफिकेशन देना है। वो क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने जितना लिखा है ना उसको एक बार वापस से देखिए। कुछ क्लैरिफिकेशन मुझे आपको देने की इच्छा है। क्या आप ट्राई करना चाहते हो कि दर्शन सर आगे क्या बोलना चाहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? बस ये जो बोर्ड पे है ना इसी के अंदर मैं बोलने वाला हूं। ये जो बीच में स्पेस मैंने छोड़ा है वही नहीं छोड़ा है, पागल नहीं हूं मैं। बहुत सोच समझ के प्लान करके चार्ट बनाए जाते हैं, तो स्पेस बीच में जो छोड़ा है ना उसके अंदर ही मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं। कोई गेस कर सकता है मैं क्या कहना चाहता हूं? कमेंट में जरा बताइए, कोई गेस कर सकता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या कहना क्या चाहता हूं मैं? आइए अब मैं आपको बड़े अच्छे से समझाता हूं। गेसिंग आ नहीं पा रहे हैं? जो मीन से स्टार्ट हुआ वो एग्जॉस्टिव है, ये सबको पता है। डिफरेंस ऊपर वाला इंक्लूसिव है एंड नीचे वाला एग्जॉस्टिव है। यू आर अनप्रेडिक्टेबल बोले सर। चलो ठीक है जाने दीजिए, रुक जाइए। मैं अब एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं कहना क्या चाहता हूं। बड़े अच्छे से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं।
बड़े अच्छे से समझना, बड़े अच्छे से, हाँ मैं पहले ही बोल रहा हूं, बड़े अच्छे से समझना, बहुत कंसंट्रेशन लगेगा, डबल ट्रिपल फोकस करके ध्यान दो, नहीं आएगा नहीं तो समझ। जब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि वेज इंक्लूड्स एनीथिंग विच डज नॉट इन्वॉल्व किलिंग एनिमल, जब मैं ये कह रहा हूं कि वेज इंक्लूड एनीथिंग विच डज नॉट किलिंग अ लाइफ, जब मैं ये कह रहा हूं कि वेज में इंक्लूड है वो हर चीज विच डज नॉट इन्वॉल्व किलिंग अ लाइफ, किलिंग अ एनिमल, एक्वेटिक और एरियल, जब मैं ये कह रहा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं, थोड़ा सोच के बोलना, थोड़ा सोच के, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर जो वेज का मीन्स वाला जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है उसको मैंने ऑलरेडी इसके अंदर कवर कर लिया? क्या मैं ये कह सकता हूं? जब मैंने वेज इंक्लूड्स का ये डेफिनेशन बनाया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेज मीन्स वाला फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर, ये मैंने ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है? क्या मैं ये कह सकता हूं? क्योंकि यहां बोला है वेज इंक्लूड एनीथिंग विच डज नॉट इन्वॉल्व किलिंग ऑफ द एनिमल, एक्वेटिक और एरियल, और प्लांट ना एनिमल है, ना ट्रीज एनिमल है, ना रूट्स एनिमल है, ना उनके लीव्स एनिमल है, ना प्लांट, ट्री, ना क्लाइंबर, ना इनके रूट्स कोई भी पार्ट, ना इनका एनिमल है, एरियल है, ना एक्वेटिक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये इंक्लूड वाले डेफिनेशन में मीन्स वाला डेफिनेशन भी ऑलरेडी देयर? कैन आई से दिस? कैन आई से दिस? अगर आपको यह समझ में आ गया ना बेटा तो आप पहुंच गए। कैन आई से दिस कि ये इंक्लूड वाले डेफिनेशन में जब मैं कहता हूं कि मैं किसी भी एनिमल, एक्वेटिक, एरियल की हत्या नहीं करूंगा, तो यहां पे जो मैं फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री बोल रहा हूं, इसमें भी किसी की हत्या नहीं हो रही है। इसमें अगर किसी की हत्या नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये डेफिनेशन इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जरूर हो जाएगा। दैट मींस ये मींस वाला डेफिनेशन इज अ पार्ट ऑफ इंक्लूड्स। अब मैं क्या समझा रहा हूं बड़े अच्छे से ध्यान देना, रिपीट भी करूंगा पर कॉन्सेंट्रेशन, फोकस लेवल डबल ट्रिपल चाहिए। आज तो मैं तुम्हारा मतलब जिंदगी झंड करके जाऊंगा यहां से। जब भी आप इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन बनाते हो ना बच्चों, जब भी आप इंक्लूड वाली डेफिनेशन बनाते हो तो इंक्लूड वाली डेफिनेशन में दो चीजें होती है। एक होता है नॉर्मल अजम्पशन, और एक होता है क्लैरिफिकेशन। बड़े अच्छे से समझना, बड़े अच्छे से समझना, बड़े अच्छे से समझना। जब मैं कोई डेफिनेशन बनाता हूं ना इंक्लूड्स वाली, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि जो ऑलरेडी लोग अज्यूम कर रहे हैं उसको मैं बाहर निकाल दूं। बिल्कुल नहीं कर सकता। जब मैं बोलता हूं वेज इंक्लूड्स, अगर मैंने गलती से कभी ऐसा डेफिनेशन बनाया कि वेज इंक्लूड्स ओनली एनिमल्स, अगर मैंने कभी ऐसा बोला गलती से वेज इंक्लूड ओनली एनिमल्स, तो क्या वेज के अंदर प्लांट ट्रीज नहीं आते? ये तो जो ह्यूमैनिटी का बेसिक अजम्पशन है, जो नॉर्मल पब्लिक का बेसिक अजम्पशन है कि वेज का मतलब प्लांट ट्रीज वगैरह आते हैं, क्या वो इसके अंदर नहीं आएगा? वो आएगा जरूर। सो जब भी मैं इंक्लूड वाली डेफिनेशन बोलता हूं ना वेज इंक्लूड, इसका मतलब यह है कि मैं किसी को इंक्लूड कर रहा हूं। इंक्लूड कर रहा हूं इसका मतलब ऑलरेडी कुछ तो भी अंदर है। लेट्स टेक इट सिंपल एज दैट, लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल। जितने लोग अभी लाइव स्ट्रीम में जा बैठे हैं, 110 लोग लाइव स्ट्रीम में अभी है, मैं बोल रहा हूं कि माय क्लास मीन्स दिस 110 पीपल, दिस 110 पीपल, 110 पीपल, माय क्लास मीन्स दिस 110 पीपल हु आर देयर इन लाइव स्ट्रीम। मैं ऐसा बोल रहा हूं, माय क्लास मीन्स दिस 110 पीपल हु आर देयर इन लाइव स्ट्रीम। ये मैंने बोला, माय क्लास मीन्स दिस 110 पीपल हु आर देयर इन लाइव स्ट्रीम। ऐसा मैंने बोला तो ये 110 लोग जो है वो मेरा क्लास हो गया, जो ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पर समझो मैंने ऐसा बोला माय क्लास इंक्लूड्स द पर्सन हु इज वॉचिंग माय लेक्चर ऑन गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव ऑल्सो। मैंने ये बोला कि माय क्लास इंक्लूड्स द पर्सन हु इज वॉचिंग द लेक्चर ऑन गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव ऑल्सो।
माई क्लास मीन्स द 110 पीपल हु आर वॉचिंग द लेक्चर। और मैंने बोला माई क्लास इंक्लूड्स द पर्सन हु इज वॉचिंग द लेक्चर्स ऑन गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव ऑल्सो। जब मैं ये बोलूंगा माई क्लास इंक्लूड्स द पर्सन वॉचिंग द लेक्चर ऑन गूगल ड्राइव पेन ड्राइव, तो क्या मेरे क्लास में सिर्फ गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाला बच्चा आएगा, या वो भी बच्चा आएगा जो लाइव स्ट्रीम में 110 बच्चे बैठे हैं वो भी बच्चा आएगा? आप बताओ, मुझे आंसर देना। जब मैं ये बोलूंगा माई क्लास इंक्लूड गूगल ड्राइव पेन ड्राइव स्टूडेंट, तो क्या मेरे क्लास में लाइव स्ट्रीम वाला बच्चा नहीं आएगा? जो 110 बच्चे लाइव स्ट्रीम में बैठे हैं वो नहीं आएगा? वो जरूर आएगा। ये बेसिक असम्पशन है कि मेरे क्लास में वो 110 बच्चा तो है ही, मेरे क्लास में तो 110 बच्चा है ही, ये बेसिक असम्पशन है। पर मैं ऊपर से क्लैरिफाई कर रहा हूं कि भाई गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में भी जो देख रहे हैं वो मेरे क्लास के बच्चे हैं। क्या ये मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? क्या ये मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? मुझे बताओ, आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरा सही लग रहा है, गलत लग रहा है? जब मैं बोल रहा हूं माय क्लास मींस लाइव स्ट्रीम का स्टूडेंट और बोल रहा हूं इंक्लूड्स गूगल ड्राइव पेन ड्राइव, तो क्या मेरे क्लास में सिर्फ गूगल ड्राइव पेन ड्राइव आ रहा है? नहीं, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव तो एडिशनल है, ये तो क्लैरिफिकेशन है। बेसिक असम्पशन है कि भैया 110 बच्चे जो लाइव स्ट्रीम में बैठे हैं वो मेरे क्लास में इंक्लूडेड, वो मेरे क्लास का पार्ट है। मैं सही बोल रहा हूं? ये अगर मैं ये सही बोल रहा हूं तो बस इसी को थोड़ा मेरे डेफिनेशन के हिसाब से वेज में लेके आना। जब मैं बोल रहा हूं वेज इंक्लूड नॉट किलिंग एनी एनिमल बीइंग और अ फिश और एरियल। जब मैं बोल रहा हूं वेज इंक्लूड्स नॉट किलिंग एनी एनिमल बीइंग फिश, और वेज इंक्लूड्स गूगल ड्राइव पेन ड्राइव, जब मैं बोल रहा हूं वेज इंक्लूड्स किसी को भी मारना नहीं है, तो इसका मतलब क्या यह है कि जो फ्रूट्स लीव स्टेम्स एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री है जो लाइव स्ट्रीम में बैठे हैं वो वेज में नहीं आएंगे? अरे वो तो वेज में आएंगे ही, वो तो नॉर्मल असम्पशन है, वो तो लाइव स्ट्रीम के बच्चे हैं, वो तो वेज है ही। ऊपर से मैं बोल रहा हूं गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले जो है वो भी वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बड़े अच्छे से समझना इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब कि भैया इंक्लूड वाले डेफिनेशन में जब मैं वेज नॉर्मली अज्यूम करता हूं, इसके अंदर ये सब चीजें आ जाती है। और क्लैरिफिकेशन में सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं मिल्क और एग्स का। क्लैरिफिकेशन में मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं मिल्क और एग्स का। समझ में आया? जब मैं कहता हूं वेज इंक्लूड्स भैया मिल्क और एग्स और नॉट टेकिंग अ लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव स्ट्रीम के बच्चे नहीं आएंगे। जो ओरिजिनल वेज है, जो सब लोग वेज मानते हैं, वो तो है ही वेज, वो तो नॉर्मल अजम्पशन है। भैया इंक्लूड्स में दो पार्ट है, नॉर्मल अजम्पशन कि भाई जो वेज है वो तो है ही, हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मिल्क और एग्स ये भी वेज है। समझ में आया क्या ये मुझे बोलना? क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आया क्या ये मुझे बोलना? समझ में आया क्या ये मुझे बोलना? ये समझ में आ गया ना, फते हो गया आज का क्लास। आज का क्लास फटे फते भी नहीं, आज का क्लास फटे हो गया। समझ में आ रहा है सबको? है ना? मेरे को बस इसी बात को आज समझाना था। बाकी छोटी मोटी चीज है वो समझाऊंगा ही मैं, क्लास खत्म नहीं हुआ है। बस आज का क्लास यहां फते हुआ। ये तुम बस इतना एरिया तुम समझ गए। देखो हमने क्या गेम खेल डाला है। तुमको लग रहा होगा सर 1 घंटे से सिर्फ डेफिनेशन समझा रहे। मजाल है सीए फाइनल तक के अगर किसी ने तुम्हारे डेफिनेशन का कंसेप्ट हिला के दिखाया तो। मजाल है किसी की सीए फाइनल में अगर किसी ने तुम्हारे डेफिनेशन का कंसेप्ट हिला के दिखाया तो। बेस्ट ऑफ द तरीके से मेंशन करके दिया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये चीज को, हां, अब यहां किसी ने तो भी बोला है सर इट मींस एवरी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कैन बी देयर इन द इंक्लूसिव। यस, हर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन इंक्लूसिव का पार्ट होती है। क्लियर है? बट एवरी इंक्लूसिव डेफिनेशन ये एग्जॉस्टिव नहीं होती, क्योंकि मिल्क और एग्स ये कभी भी वेज के मीन्स में नहीं आ सकते। मिल्क और एग्स ये कभी भी वेज के मीन्स में नहीं आ सकते, पर वेज का जो ये मीन है ये हमेशा इंक्लूड्स के पार्ट के अंदर आएगा। एकदम सही। क्लियर है? हिमांशु को डेली लाइव लेक्चर फाउंडेशन का होगा, पर लेक्चर स्प्रेड है, फ्री नहीं है। ये डेमो लेक्चर चल रहे हैं पहले 5 दिन तक के, फिर उसके बाद में हम लाइव स्ट्रीम करेंगे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। चलो समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। अब समय है कि इसको लिख के रखो। अब इसको लिखना भी कैसे है वो मैं आपको मेंशन कर दूं, थोड़ा सा देखना। आपका जो रजिस्टर है वो रजिस्टर के ऐसे 2 पन्ने जोड़ के ले लो, ऐसे 2 ब्लैंक पेजेस ले लो। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो। 2 ब्लैंक पेजेस पूरे लेना है ऐसे रजिस्टर के। इसके ऊपर पूरा लंबा चार्ट आएगा ये। ठीक है, इस चार्ट का सिर्फ पहले 2 पॉइंट मैंने डाले हैं। प्रीएम्बल आपका यहां आना चाहिए पहले पार्ट पे, फिर डेफिनेशन यहां पे आना चाहिए। ये पूरा लिख लो, बचे हुए पार्ट आगे आएंगे, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले इसको लिख लो,
लिखने का काम तो भी हो जाना चाहिए, ठीक है। प्लीज गो फॉर दिस, गो फॉर इट फास्ट। इंक्लूसिव का स्कोप वाइडर है बेटा, बहुत सही, इंक्लूसिव का स्कोप वाइडर है। यस प्रयोद, बहुत बढ़िया बेटा। मीन्स वाले डेफिनेशन के लिमिटेशन है, उसमें जो लिखा है बस उतना ही आएगा। इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन आपको एडिशनल चीजें ऐड करने का मौका देती है, कवरेज बढ़ाने का मौका देती है। एकदम सही बोला प्रयोद। अडगड़ नरेश, क्रेडिट और डेबिट ये सब्जेक्टिव चीज है, आप किसके एंगल से देख रहे हो इसके ऊपर डिपेंड होता है, तो कृपया उस चीज को यहां पे मत कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि क्रेडिट डेबिट सब्जेक्टिव चीज है, आप किसके अकाउंट में लिख रहे हो इसके ऊपर डिपेंड होता है। थैंक यू सो मच बेटा गौरी जैन, थैंक यू सो मच बेटा मानव। इंक्लूसिव का स्कोप वाइडर है अमन सिंह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया प्रयोग बेटा, मीन्स के डेफिनेशन में जितना बोला है बस उतना ही होता है। इंक्लूड्स में आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हो। स्क्रीन ब्लर दिख रहा है तो बेटा आपका नेट कनेक्शन खराब है, क्योंकि मैं तो फुल एचडी में इसको स्ट्रीम कर रहा हूं, सो हमारे तरफ से स्ट्रीमिंग बहुत क्लियर है, आप आपका रिजोल्यूशन एडजस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, अट गए नरेश। धनंजय मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा शॉर्टली, एक बार लिख लो पूरा, उसके बाद या रिवाइज करते हो एक्सप्लेन कर दूंगा। पयोद है, पयोद, सॉरी बेटा पयोद। नाइनटी के सेक्शन के बाद के सेक्शन चैतन्य कब एप्लीकेबल हुए, जब हम कंपनीज एक्ट शुरू करेंगे और उसका हिस्ट्री देखेंगे ना, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। चैतन्य में तब हिस्ट्री बोलूंगा कंपनीज एक्ट का, तब आपको समझ में आएगा। मंजू डेली क्लास यूट्यूब पे नहीं होगा, ये डेमो लेक्चर चल रहे हैं, 5 दिन बाद क्लास लाइव स्ट्रीम पे होगा। आपको एडमिशन लेना है तो wowclass.com से आप एडमिशन ले सकते हो। सितंबर एंड तक के सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लॉ, इकोनॉमिक्स और बीसी के। एम मालिक सवाल पूछ रहा है सीए इजी है या हार्ड। एम मालिक को कृपया आप सज्जन जवाब दे दीजिए कि सीए इजी है या हार्ड। हार्ड ही है बेटा, इजी होता तो सब नहीं कर लेते थे।
एग्जॉस्टिव इज अ यूनिडिमेंशनल बेटा आयुष बोरा, एंड इंक्लूसिव इज अ मल्टी डिमेंशनल। आप थोड़ा उल्टा लिख रहे हो। ऋतिका अग्रवाल, मेरा कांटेक्ट नंबर हम शेयर नहीं करते हैं नॉर्मली। क्वेरी नंबर जो है उसके ऊपर आप सवाल पूछ सकते हो। हजारों स्टूडेंट है, लाखों स्टूडेंट है, यूट्यूब के ऊपर ही लाखों स्टूडेंट है। मैंने कांटेक्ट नंबर शेयर कर दिया, मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। मैं आदमी नहीं बचूंगा, फिर कॉल सेंटर हो जाऊंगा। वाव प्लेयर के ऊपर का बैकअप आपको सेपरेटली गूगल ड्राइव के ऊपर मिलेगा बेटा मोहम्मद। जितने भी लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको लेक्चर लाइव स्ट्रीम में देखने को मिलेगा, प्लस एक और बार वो पूरा लेक्चर देख सकते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। +1 बैकअप हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हर लेक्चर आपको बैकअप में दिया जाएगा वापस से, वो पूरा आप देख सकते हो पूरा एक बार। कोई सब्जेक्ट बेटा हार्ड नहीं है। आप मेहनत सभी सब्जेक्ट के ऊपर करो तो सभी आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। बाकी ये सब्जेक्टिव थिंग है, पर्सनल चॉइस है। किसी को कुछ हार्ड लगता है, किसी को नहीं लगता है। इट डिपेंड्स ऑन यू बेटा। कोई स्टेटमेंट ऐसे कभी नहीं बना के जाना कि ये सब्जेक्ट हार्ड है या ये सब्जेक्ट ईजी है, कभी नहीं। सब सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल मेहनत करना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा पसंद है कौन सा नहीं है। थैंक यू सो मच बेटा अमन सिंह। wowclass.com से आप परचेस कर सकते हो बेटा अमन सिंह। लाइव स्ट्रीम का प्रोडक्ट या गूगल ड्राइव का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा मटेरियल रीड करने के बाद आईसीआई की बुक रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आईसीआई की बुक पूरी कवर कर लिया हमारे मटेरियल के अंदर। नरेश अट गए बेटा, क्या तुम एफएक्यू की लिस्ट आए लेके आए हो जिंदगी के अंदर? सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो हैं? चंपत हो रहा है तुम्हारा धीरे धीरे। अमन सिंह बेटा, मैंने बोल दिया wowclass.com से ऑलरेडी आप लेक्चर परचेस कर सकते हो, फिर आपको ज्वाइन करने मिलेगा आफ्टर डेमो लेक्चर्स। श्याम गोयल, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अगर मेहनत करने के लिए और ताकत से पढ़ने के लिए रेडी हो दिन दिन भर, तो आप सीए भी बन सकते हो। सिर्फ फाउंडेशन क्या है। नहीं बेटा, हम बुक सेल नहीं करते हैं। क्लास के साथ ही बुक मिलती है, उसके सिवा हम बुक नहीं देते। कोई भी ऐसी पायरेसी वाली चीजें हम अड़ गए अवॉइड करना। ठीक है, अड़ गया नरेश, ये जो आप पूछ रहे हो मेरे को मालूम है आप क्या पूछ रहे हो। ये पायरेसी वाली चीजें अवॉइड करना, कभी पकड़े गए जिंदगी में केस ठुक जाएगा।
इंटर लेवल की फीस बेटा 9,000 के आसपास है। यस बेटा, मैं सीए फाइनल तक पढ़ाता हूं श्याम गोयल बेटा। अमन सिंह, सीए करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी सवाल पूछ रहा है। कैसे सवाल है तुम्हारे? ओके, सीए करने के बाद में सैलरी कितनी मिलती है? कम से कम 7-8 लाख रुपए पर साल मिलती है, ठीक है। और आप जब तक सीए बनोगे तब तक ये बढ़ जाएगी 10-10%, 5 साल के भी पकड़ लो, तुमको 8-10 लाख रुपए से शुरुआत होगी। अगर आप बहुत अच्छा कुछ करते हो जिंदगी के अंदर, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करके सीए बहुत जल्दी पास कर लेते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। हाईएस्ट पैकेजेस जो अभी तक के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिए गए हैं आफ्टर आर्टिकलशिप वगैरह सीए बनने के बाद, 72 लाख पर ईयर वगैरह के भी पैकेजेस दिए गए हैं, ठीक है। क्या सिर्फ मेरे लॉ लेक्चर लिए जा सकते हैं? हाँ, आप सिर्फ मेरे लॉ लेक्चर भी ले सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाकी रोहन सर और करण सर के भी लेक्चर आपने देखना, बहुत शानदार जानदार पढ़ाते। 14 साल का एक्सपीरियंस है रोहन सर को, 5 साल का करण सर को एक्सपीरियंस है। एवी मैंने फैकल्टी नहीं उठाया है, मेरा 1% भी टीचिंग पसंद है, तुमको उनका टीचिंग कंफर्म पसंद आएगा। उनके भी डेमो लेक्चर अपने इसी चैनल के ऊपर है, वो देख के एडमिशन लेना। थैंक यू सो मच मयंक शर्मा बेटा। एग्जामिशन कैसे लाए साक्षी पूछ रही है, मेहनत करके, पढ़ के और मेहनत करके, इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू सो मच प्रणव। चलो, मैं थोड़ा सा आज जो बताया हूं वो काफी हेवी है, तो उसको एक बार शॉर्ट में वापस से समझा दूं क्लास एंड करने के पहले। बचा हुआ कंटेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सबसे पहले प्रीएम्बल, लॉ के हम डिवीजन देख रहे हैं। प्रीएम्बल में हमको समझ में आता है कि लॉ के बेसिक्स क्या है, कि भैया लॉ का स्कोप क्या है, छोटी मोटा, ज्योग्राफिकली पूरे इंडिया को अप्लीकेबल है या स्टेट को अप्लीकेबल है, इंडस्ट्री वाइज कौन से कंपनीज को अप्लीकेबल है, और कमेंसमेंट कौन से दिन से कितने सेक्शन अप्लीकेबल होना शुरू हुए। जैसे 12 सितंबर 2013 से कंपनीज एक्ट के सिर्फ 90 सेक्शन अप्लाई हुए, फिर 2014 में कुछ अप्लीकेबल हुए, 2015 में कुछ अप्लीकेबल हुए, ऐसे कमेंसमेंट होता है। फिर डेफिनेशंस, पूरे लॉ में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन वर्ड्स को मीनिंग डेफिनेशन में लिखा जाता है। अगर आप एक ही एक्ट में, एक ही लॉ में 1000 बार कोई वर्ड यूज कर रहे हो, 10,000 बार कोई वर्ड यूज कर रहे हो, 50 बार कोई वर्ड यूज कर रहे हो, तो हर बार तो उस वर्ड का मीनिंग नहीं बताया जा सकता। तो सेक्शन 2 में नॉर्मली सेक्शन 2 में हम उस वर्ड का मीनिंग लिख के रख देते हैं, जिसे कहते हैं एक्ट बेस्ड डेफिनेशन। मतलब एक्ट में जो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं उसको डिफाइन करके रख दो सेक्शन 2 में, कि भैया बाद में कभी तकलीफ ना हो। फिर एक सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन होता है, मतलब पूरे एक्ट में वर्ड यूज नहीं हो रहा, सिर्फ एक आधे सेक्शन में, 1 या 2 सेक्शन में यूज हो रहा है, तो सिर्फ वो 1-2 सेक्शन के लिए उस वर्ड का मीनिंग क्या है ये हम एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं, उसे कहते हैं सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन में सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन, कि भैया ये वर्ड का मीनिंग यहां पे ये है, क्योंकि ये सिर्फ इसी सेक्शन में यूज हो रहा है, तो इसी सेक्शन में हम इसको डिफाइन करेंगे। फिर डेफिनेशन कवरेज बेस्ड 2 टाइप में डिवाइड होती है, एक है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और एक है इंक्लूसिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हमेशा मीन्स वर्ड से शुरू होती है, इंक्लूसिव डेफिनेशन हमेशा इंक्लूड वर्ड से शुरू होती है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन लिमिट करता है कवरेज को, जितना मीन्स वर्ड के आगे लिखा होगा उतना ही एग्जॉस्टिव है। जैसे यहां मीन्स के सामने लिखा है फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर, बस इतना ही वेज है। इंक्लूसिव डेफिनेशन में 2 पार्ट होते हैं, एक नॉर्मल अजम्पशन कि भाई जो वेज है वो तो है ही, जो फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री जो वेज है वो तो है ही, पर हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जिनमें किसी की जान नहीं जाती है, किसी एनिमल, एक्वेटिक या एरियल की जान नहीं जाती है, वो भी वेज है, तो हमने मिल्क और एग्स को भी इसमें वेज के अंदर गिन लिया। क्लियर है कंसेप्ट? सो ये है एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव डेफिनेशन। अब ये सेंटेंस को मैं पढ़ूंगा, दिस डेफिनेशन लिमिट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म गिवन इन द डेफिनेशन। जो डेफिनेशन के अंदर टर्म्स दिए हैं वहीं तक उसका डेफिनेशन का मीनिंग है। दिस डेफिनेशन क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोर एंड मोर टर्म्स, मतलब यहां पे हम ज्यादा से ज्यादा टर्म में डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये हुआ आपका डेफिनेशन का एरिया खत्म। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही काफी करते हैं, काफी हेवी था,
समय कैसा गया ये भी मेरे को शायद समझ में नहीं आया, 1 घंटे तक के तो हम इसी को देख रहे थे, बट मेरे को मजा आया समझने में। आपको अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक ठोकिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, 10 विदानियां। कल संडे है, संडेज को हमारे लेक्चर नहीं होते हैं, संडे आपके रिलीफ के लिए डे रखते हैं हम, 7 दिन में एक बार एक रिलीफ होना चाहिए। बट जितना मैंने पढ़ा है वो कृपया 3 दिन का आप रिवाइज कीजिए, 3 लेक्चर्स का रिवाइज कीजिए, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, 10 विदा नहीं है, शब्बा खैर बेटा, टेक केयर। और अगर आपको कोई लेक्चर्स वगैरह परचेस करने हैं तो मैं कुछ नंबर्स आपको यहां पे देके रख रहा हूं, अगर आपको इंक्वायरी करनी है, लेक्चर्स परचेस करने हैं, नंबर देके रख रहा हूं, नंबर्स नोट कर लीजिए, 8530166222, ठीक है। और इसी के अंदर फिर 85302, ये 1 के जगह पे 2 आ जाएगा, बाकी सब सेम है, 66222, फिर 85303 66222, फिर 85304 66222, फिर 85305, 5 नंबर है, बीच में सिर्फ 1 2 3 4 5 चेंज होगा, बाकी 8530 66222 कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे नंबर है, आप इनको ऊपर कॉल करके जो चाहिए वो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बेटा, शब्बा खैर, 10 विदा नहीं।